क्या मैं जीत गया? लिन हुआन ने प्री सेल प्रमाण पत्र उठाया और चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ उसे फॉन्ग जुनदाओ के सामने हिलाया। बहुत जल्दी आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव देखकर फैंग जुनदाओ घृणा से भर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक छोटा सा सहायक हूं, लेकिन मैंने आपके खिलाफ शर्त जीत ली है, फैंग परिवार के युवा स्वामी। अरे, मैं इस बैल को पूरे 1 साल तक खेल सकता हूं। लिन हुआन का काम करने का तरीका है, या तो काम मत करो या पूरी तरह से करो। अब जब वो फैंग जुन के खिलाफ हो ही चुका है, तो उसे भगाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाएगा। पुकारना। फैंग जुनदाओ गुस्सा होना चाहता था और यहां तक कि लिन हुआन को बाहर खींचने और उसे पीटने के लिए लोगों के एक समूह को बुलाना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और अपनी छाती में घुटन को निगल लिया। उसे यह बात माननी पड़ी, एक तो उसके बगल में लो बिंगान था, अगर उसने ज्यादा किया तो भविष्य में लो बिंगान का पीछा करना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इस घटना से उसे पता चला कि लिन हुआन बहुत मुश्किल था। उसे लिन हुआन पर जानलेवा वार करने से पहले उसकी बारीकियां समझनी थी। जब भी किसी बड़ी चीज के लिए शांत होने की जरूरत होती है, तो फैंग जुनदाओ जानता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, तो क्यों न लिन हुआन एक छोटे से चरित्र को थोड़ी देर के लिए गर्व करने दिया जाए। ये सोचकर फॉन्ग जुनदाओ ने कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूं। उसे हार स्वीकार करते हुए सुनकर लिन हुआन और लो बिंगान दोनों थोड़े आश्चर्यचकित हुए। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और कहा, क्या तुम्हें यकीन है? उसने पहले ही सोच लिया था कि अगर फैंग जुनदाओ ने हार मानने से इनकार कर दिया तो वह क्या करेगा। नतीजतन यंग मास्टर फैंग बहुत ही कवारा था और उसने सीधे हार मान ली, जो वाकई बहुत उबल था। लो बिंगान ने फैंग जुनदाओ की ओर थोड़ी स्वीकृति भरी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। फैंग जुनदाओ ने उनकी निगाहों पर ध्यान दिया और उन्हें पता था कि उनकी पसंद सही थी, इसलिए उनका चेहरा गर्व से भर गया, मानो मैं विजेता हूं, बधाई हो। बिंगान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके सहायक में व्यक्तिगत प्रतिभा होगी। उन्होंने झेंग चेंघाई की ऐसी कठिन हड्डियों को भी कुतर दिया। लो बिंगान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, गपशप मत करो, बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके शर्त पूरी करो। इस समय फैंग जुनदाओ ने अमीर और युवा मालिक के शांत और आत्मविश्वास को बहाल कर दिया था। यदि आप चाहते हैं कि मैं जुए के अनुबंध को पूरा करूं, तो आपको मुझे कागज का एक टुकड़ा और एक कलम लाना होगा, है ना? तो मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा। ये कहने के बाद लिन हुआन ने A4 पेपर का एक टुकड़ा उठाया और कागज के एक टुकड़े को फाड़ने के बाद उसने एक लाल मार्कर उठाया और उस पर 5 अक्षर लिखे, साथ ही एक बड़ा और बोल्ड विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं एक कमीना हूं। ये सब खत्म करने के बाद लिन हुआन ने नोट उठाया और संतोष से उसकी सराहना की, फिर हाथ बढ़ाकर अपनी जीभ की नोक पर थूका। दूसरी तरफ से कहा, आओ मास्टर फैंग, मैं इसे चिपकाने में तुम्हारी मदद करता हूं। फैंग जुनदाओ, लो बिंगान, क्या तुम इतने घिनौने बनना चाहते हो? और लिन हुआन की लिखावट वाकई बहुत भद्दी है, बिल्कुल किसी भूत के चित्र के प्रतीक की तरह। इस चीज को उसके सिर पर लगा देना चाहिए। और जो नहीं जानते वे सोचते हैं कि फैंग जुनदाओ एक ज़ॉम्बी है। उसे न बोलते देख लिन हुआन दुखी हो गया। मैंने कहा था यंग मास्टर फैंग, आपने अभी कहा था कि आप शर्त छोड़ना चाहते थे, अब आपको इसका पछतावा नहीं होगा। फैंग जुनदाओ ने काले चेहरे के साथ कहा, इसका पछतावा किसे होगा? लिन हुआन ने गुस्से से कहा, तो फिर आप मुझे इसे पोस्ट क्यों नहीं करने देते? फॉन्ग जुनदाओ ने उपहास करते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका लेखन बहुत बदसूरत है। जब आवाज जमीन पर गिरी तो उसने अपना पैर उठाया और लो बिंगान की मेज पर चला गया, एक मार्कर पेन उठाया और A4 पेपर पर कुछ बड़े अक्षर लिखे और फिर इसे लिन हुआन के पास ले गया और कहा, ये शब्द है फुफकार। उनके लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद लिन हुआन ने राहत की सांस ली। चलो, फैंग जुनदाओ न केवल एक कुत्ते की तरह दिखता है, बल्कि यहाँ तक कि उसके लिखे शब्द भी कुत्ते की तरह है। लिन हुआन के आश्चर्य भरे भाव देखकर फॉन्ग जुनदाओ बहुत खुश हुआ। उसकी हस्तलिखित लिपियां पूरे जियांगन शहर में काफी प्रसिद्ध हैं और आज तो बस दिखावा कर रहा है। बेशक अगर वह जानता कि लिन हुआन उसके शब्दों का मूल्यांकन सिर्फ एक इंसान के रूप में कर रहा है, तो वह खुश नहीं होगा। लिन हुआन ने उसकी नाक को छुआ और कहा, तो फिर तुम इसे अपने ऊपर चिपका सकती हो। हम कछुआ। फैंग जुनदाओ ने मन ही मन गाली दी और फिर पूछा, क्या कोई टेप है, या अगर नहीं है तो गोंद है? लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है, कुछ नहीं। फैंग जुनदाओ मन ही मन खुश हुए, तो फिर मैं पोस्ट कैसे करूं? लिन हुआन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। यह वास्तव में एक ऐसी बर्बादी है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। बेशक ये लार के साथ है, मैंने अभी आपको इसका प्रदर्शन भी किया है। लो बिंगान ने प्रशंसा में सिर हिलाया और कहा, आपका वाक्य आप एक बच्चे को नहीं सिखा सकते, बहुत उपयोगी और उचित है। फैंग जुनदाओ लड़खड़ाकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। क्या अच्छा और उचित है। अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि माथे पर नोट को कम घिनौना कैसे बनाया जाए, ठीक है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? लिन हुआन ने बोलते हुए अपनी जीभ को उंगली से छुआ। ये देखकर कि फॉन्ग जुनदाओ का चेहरा फिर से काला हो गया, उसने अपना हाथ लहराया और कहा, इसे भूल जाओ, मैं इसे खुद कर लूंगा। आखिरकार उसने जी मिचलाना बर्दाश्त किया और अपनी उंगली लार में डुबोई। फिर उसने माथे पर मैं ही कमीना हूं लिखा नोट चिपका लिया। इस समय लिन हुआन ने पहले ही अपना मोबाइल फोन निकाल लिया था और उससे कहा, आओ यहाँ देखो और यहाँ देखो, हाँ इस मुद्रा को बनाए रखो और हिलना मत, ठीक है? बैंगन टिल्डर, ओह खुशी से व्यवहार करो टिल्डर। एम्प तारांकन। फैंग जुनदाओ लिन हुआन का दिल मारना चाहता है। बैंगन, तुम्हारी बहन बैंगन, तुम इस तरह की बात पर कैसे खुश हो सकती हो? अंततः महान फोटोग्राफर लिन हुआन के कई अनुरोधों के बाद फॉन्ग जुनदाओ ने अंततः एक ऐसा भाव रखा जो रोने से भी अधिक भद्दा था और फोटो सफलतापूर्वक पूरी हो गई। लिन हुआन की देखरेख में फैंग जुनदाओ ने अनिच्छा से इस तस्वीर को दोस्तों के सकल में पोस्ट किया और इसे सभी के लिए दृश्यमान बना दिया। ये सब समाप्त करने के बाद फॉन्ग जुनदाओ ने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की और सीधे राष्ट्रपति कार्यालय से चले गए। लोशन बिल्डिंग से बाहर आने के बाद फॉन्ग जुनदाओ ने किन चोंग का फोन मिलाया। अंकल किन, मुझे वह आदमी मिल गया जिसने आपको बंदूक दिखाकर धमकाया था। फोन पर किन चोंग की आश्चर्यचकित और क्रोधित आवाज आई, ये कौन है? फैंग जुनदाओ ने ठंडे स्वर में कहा, लो बिंगान के सहायक लिन हुआन। राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर, आपने ऐसा कैसे किया? लो बिंगान सचमुच उत्सुक है। झेंग चेंघाई कौन है? लोमड़ी जैसा चालाक बूढ़ा, ऐसे व्यक्ति को आसानी से कैसे वश में किया जा सकता है? लेकिन लिन हुआन ऐसा करने में सक्षम हुआ और कार्रवाई इतनी तेज थी कि इसमें केवल 2 दिन से भी कम समय लगा। लिन हुआन ने कंधे उचकाए और सहजता से कहा, यह बहुत सरल है, इसे बस उससे थोड़ा सा संभालना है। लो बिंगान और भी अधिक उत्सुक था, कौन सा हैंडल? आप जानना नहीं चाहते? लो बिंगान के उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जब उसने 1080 PHTW कोड ब्लॉकबस्टर देखा था, जिसकी उसने गुप्त रूप से तस्वीर खींची थी, लिन हुआन को बहुत खुशी हुई। लो बिंगान ने अपनी सुंदर आंखें खोली और गंभीरता से कहा, लेकिन मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। यह लिन हुआन हिचकिचाया, चिंता मत करो, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लो बिंगान को लगा कि वह रहस्य लीक होने से चिंतित है। ठीक है, यह वही है जो आप खुद देखना चाहते हैं। लिन हुआन सुंदर राष्ट्रपति की विनती को सहन नहीं कर सका, बहुत ही विरोधाभासी मूड में फोन निकाला और कहा, अरे वीडियो पर क्लिक करें और इसे खुद देखें। लो बिंगान ने थोड़ी उम्मीद के साथ फोन उठाया, फिर वीडियो पर क्लिक किया। कुछ ही सेकंड बाद राष्ट्रपति कार्यालय में एक तेज चीख गूंजी, तुम बेशर्म हो। फोन स्क्रीन पर असहनीय तस्वीर देखकर लो बिंगान का सुंदर चेहरा लाल हो गया, गुस्से में उसकी छाती हिंसक रूप से हिलने लगी और उसने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए फोन लिन हुआन पर फेंक दिया। सौभाग्य से लिन हुआन अब बहुत कुशल है, तेज नजर और तेज हाथों के साथ उसने फोन को मजबूती से पकड़ लिया और फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, श्री लो, आपने मुझे गलत समझा, ये झेंग चेंघाई का हैंडल है। क्या? लो बिंगान अभी भी शर्म से भरा हुआ था, इसलिए उसने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा, यह झेंग चेंघाई का हैंडल है। जब वह चुनमन जियांगन नाइट क्लब में एक महिला को ढूंढ रहा था, उस दृश्य की मैंने चुपके से तस्वीर खींची थी। मैंने उसे धमकी दी और वह प्री सेल लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए सहमत हो गया। एक ही सांस में बोलने के बाद लिन हुआन ने आह भरी और कहा, श्री लो, क्या मैं वास्तव में बेशर्म हूं? ये बातें सुनकर लो बिंगान को एहसास हुआ कि उसने लिन हुआन को गलत समझा था। लेकिन ये वीडियो किसने खोला? क्या ये सीन है? उसने सोचा कि लिन हुआन जानबूझकर अपने लिए ऐसा वीडियो चला रही है।
हाँ, मुझे माफ करना, मैंने आपको दोषी ठहराया, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह एक तरह का वीडियो है। लुओ बिंगयान ने अंततः गुस्सा करना बंद कर दिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी लाल था। लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मैं गलत था। दरअसल अभी उसकी भी शरारती मानसिकता थी, अगर उसने पहले ही कह दिया होता तो लुओ बिंगयान उसे बिल्कुल नहीं देखता। थोड़ा शांत होने के बाद लुओ बिंगयान ने पूछा, तो फिर आपने चुपके से वीडियो कैसे बना लिया? मैंने वीडियो को थोड़ी घबराहट के साथ देखा था और देखने का कोण भी बहुत नजदीक था। इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया जाना चाहिए था जिसने पास से मोबाइल फोन पकड़ा हो। लिन हुआन का दिल बैठ गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ बिंगयान की अवलोकन क्षमता इतनी मजबूत होगी। बस कुछ सेकंड देखने के बाद उसे समस्या की कुंजी मिल गई, लेकिन उसके लिए लुओ बिंगयान को अपनी अदृश्यता और दीवार भेदन कौशल का रहस्य बताना असंभव है। इसलिए उसने कहा, यह मेरा रहस्य है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। हालांकि लुओ बिंगयान बहुत जिज्ञासु थी, लेकिन वो उस तरह की महिला नहीं थी जो दूसरों की गोपनीयता में जासूसी करना पसंद करती हो, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। ये देखकर कि उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लिन हुआन ने राहत की सांस ली और फिर मुस्कुराया, चूंकि मैंने आपको प्रीसेल सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद की है, तो क्या आपने मुझे जो इनाम देने का वादा किया था, उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? क्या? लुओ बिंगयान अचानक घबरा गई। पिछली रात उसे नहीं पता था कि उस पर किस राक्षस का साया है और वह लिन हुआन को इनाम में अपना पहला चुंबन भी देगी। क्या वह 27 वर्षों में अपना पहला चुंबन किसी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए इस तरह का चंचल तरीका अपनाने जा रही है जो उसका प्रेमी नहीं है? लुओ बिंगयान की उपस्थिति को देखकर लिन हुआन को पता था कि वह हिचकिचा रही है, इसलिए उसने थोड़ी निराशा के साथ कहा, इसे भूल जाओ, मुझे भी पता है कि यह असंभव है। ये कहने के बाद वह मुड़ा और जाने की योजना बनाने लगा। इस समय लुओ बिंगयान ने अचानक कहा, रुको। लिन हुआन असमंजस में पड़ गए। राष्ट्रपति लुओ के साथ क्या मामला है? मैंने देखा कि लुओ बिंगयान, जो एक काले रंग की पोशाक पहने हुए था, उठकर डेस्क के चारों ओर चला गया, 2 कदमों में उसके पास आया और कहा, चूंकि मैंने इनाम के रूप में पहले चुंबन का जवाब दिया है, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। अपने करीब सुंदर चेहरे को देखते हुए लिन हुआन का दिल तुरंत उछल गया। उसने निगल लिया और फिर लुओ बिंगयान की आंखों में देखा, उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसे चूमा जाएगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पूरे 6 सेकंड के बाद लुओ बिंगयान अंततः धीरे से पंजों पर खड़ा हुआ और लड़की ने लिन हुआन के मुंह को चावल के एक टुकड़े की तरह चूमा। क्या सब खत्म हो गया? लिन हुआन ने उसके होठों से मिठास और खुशबू महसूस करते हुए कुछ अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। वरना लुओ बिंगयान ने उसे बेशर्मी से देखा, फिर मुड़कर डेस्क पर बैठ गया। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराई, लगता है थोड़ा छोटा है ना? आपने उस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। लुओ बिंगयान ने पलकें झपकाई और विजयी भाव से कहा, ठीक है, तुम स्कूल में बदमाशी करने के लायक हो। लिन हुआन फिर से कड़वाहट से मुस्कुराया और पाया कि शब्दों के खेल में वह वैसे भी एक महिला स्कूल बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकता था। बहरहाल, समय चाहे कितना भी कम क्यों न हो, यह खूबसूरत राष्ट्रपति का पहला चुंबन भी है। बहरहाल, लिन हुआन ने सोचा कि यह इसके लायक है, इसलिए वह ज्यादा कुछ कहे बिना ही राष्ट्रपति कार्यालय से चले गए। जैसे ही लिन हुआन चले गए, लुओ बिंगयान अंततः शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और असीम शर्म से बुदबुदाया, ये शर्मनाक और शर्मनाक है। मेरे लिए एक आदमी को चूमने की पहल करना वास्तव में शर्मनाक है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लगता है। डिंग, मेजबान को बधाई। लुओ बिंगयान का पहला चुंबन का मिशन पूरा हो गया है और मिशन पुरस्कार जारी किए जा रहे हैं। डिंग, 300 अनुभव अंक और 1200 सिस्टम अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। लिन हुआन ने सहायक के कार्यालय में लौटते ही सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। वह बहुत खुश हुआ और फिर उसे जांचने के लिए व्यक्तिगत विशेषता इंटरफेस पर क्लिक किया। मेजबान लिन हुआन, स्तर स्तर 2, मध्यवर्ती एजेंट, अनुभव मूल्य 2059, 5000, शक्तिमान 31, सहन शक्ति 30, चपलता मान 32, सिस्टम अंक 8910 अंक, उपलब्धि अंक 10 अंक, कौशल मध्यवर्ती चुपके कौशल, भगवान स्तर की लड़ाई कौशल, पूर्ण संस्करण, भगवान स्तर की कार ड्राइविंग कौशल, भगवान स्तर का भाला, वर्तमान में पूरा किया जाने वाला कार्य, ड्रैगन की छाया और ड्रैगन के सिर को सौंपना। लिन हुआन ने मुट्ठी बांधी और खुद से बुदबुदाया, बहुत अच्छा, 100 मिलियन चीनी मुद्रा के छोटे लक्ष्य के करीब एक कदम। खूबसूरत राष्ट्रपति के पहले चुंबन की वजह से लिन हुआन का मूड दिन भर उदास रहा। जो मानरू भी ये देख सकती थी, लेकिन वह बहुत व्यस्त थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। पलक झपकते ही काम से छुट्टी का समय हो गया। एक ड्राइवर होने के नाते लिन हुआन स्वाभाविक रूप से लुओ बिंगयान को लोशन मनो वापस ले जाना चाहता था। हालांकि रास्ते में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई और लुओ बिंगयान भी पूरे समय भावशून्य रहा। क्या वह नाराज है? लिन हुआन को अपने दिल में हल्की धड़कन महसूस हुई, लेकिन जब लुओ बिंगयान चुप हो गया तो उसके शरीर पर दबंग महिला अध्यक्ष फैन अभी भी काफी पर्याप्त थी। अंततः लिन हुआन चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सका और पूछा, श्री लुओ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? लुओ बिंगयान ने उदास चेहरे के साथ कहा, नहीं, मैं बस चीजों के बारे में सोच रहा था। ओह, लिन हुआन ने जानबूझकर अपनी बात को लंबा किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं था। लुओ बिंगयान ने असहाय होकर सोचा, इस बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अब तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता? लगता है कि मैं इन कुछ दिनों में पहले ड्राइवर बदलने वाला हूं। लुओ बिंगयान को विदा करने के बाद लिन हुआन हुईदोंग इंटरनेशनल की ओर गाड़ी चलाकर गया। जब वह आधा रास्ता तय कर चुका था तो फोन की घंटी बजी और कनेक्ट होने के बाद एक अनजान आदमी की आवाज आई, क्या आप लिन हुआन हैं? लिन हुआन ने संदेह से पूछा, हाँ, मैं लिन हुआन हूँ, आप कौन है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आपको इसकी परवाह नहीं है कि मैं कौन हूँ, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि जो मानरू हमारे हाथों में है। इस समय जो मानरू की चिल्लाहट फोन से आई, लिन हुआन, यहाँ मत आओ, आवाज सुनकर लगा कि उसका मुंह किसी चीज से बंद कर दिया गया होगा। चीख। लिन हुआन ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए और ब्रेक की तेज आवाज रात के आसमान में गूंज उठी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, अगर जो मानरू का एक बाल भी झड़ गया तो तुम सब 18, अकेला नायक। जियांगनान शहर के दक्षिणी उपनगर, यह पहाड़ी इलाके के पास है। एक लॉजिस्टिक कंपनी ने यहाँ कई बड़े गोदाम बनाए थे। हालांकि इस कंपनी के बंद होने के बाद ये गोदाम धीरे धीरे वीरान हो गए हैं। यहाँ आमतौर पर कुछ बेघर लोगों के अलावा कोई नहीं आता। फोन पर व्यक्ति ने जो पता बताया था वह यही था और इस समय लिन हुआन पहले ही गोदाम के बाहर चला गया था। किन शाओ, लिन हुआन पहले ही आ चुका है। फूलों वाली कमीज पहने एक छोटे भाई ने दरवाजे की दरार से झांका और लिन हुआन को देखा जो दरवाजा धक्का देकर कार से बाहर निकल रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े किन यी से कहा। गोदाम के बीच में एक पुराने सोफे पर काले सूट पहने किन यी आश्चर्यचकित थे। बहुत अच्छा, वह वास्तव में आया था। उसने जो मानरू को देखा जो उसके सामने एक कुर्सी से बंधा हुआ था और कहा, सुंदरता, ऐसा लगता है कि लिन हुआन तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। वह जानता है कि यहाँ आना खतरनाक है, इसलिए वह अकेले यहाँ आने की हिम्मत करता है। टस्क, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह भयानक है। फिर भी किन यी के पीछे खड़े हुआंग लैंग, लू लियांग और एक दर्जन से अधिक छोटे भाई जिनके हाथों में हथियार थे, सभी हंस पड़े। हा, शाओकिन, क्या तुम्हें अब भी पूछना है? वह अवश्य ही होगा। हाँ, वह अपनी छोटी प्रेमिका के साथ मरने के लिए दौड़ रहा है। क्योंकि उसका मुंह टेप से सील कर दिया गया था। जो मानरू बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके पीले और चिंतित चेहरे से यह देखा जा सकता था कि वह लिन हुआन के आगमन के बारे में भी बहुत चिंतित थी। कुरकुरे,
बड़े जंग लगे लोहे के दरवाजे को बाहर से धक्का देकर खोला गया और एक कर्कश और अप्रिय आवाज आई। लिन हुआन, जिसने भी काला सूट पहना हुआ था, बिना किसी डर के अंदर चला गया। पापा पापा। किन यी ने सोफे पर ताली बजाई। आइए हम अकेले नायक लिन हुआन की सराहना करें। उसे बस बेशर्मी का एहसास हो रहा था। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर घुमाया और एक दर्जन छोटे भाइयों की तरफ देखा जो एक दूसरे को देख रहे थे और दुखी होकर बोला, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा था स्वागत तालियां, तुम्हारी तालियां कहाँ हैं? एक छोटा भाई हाथ में चाकू लिए दुखी होकर बोला, किन शाओ, मेरे पास चाकू है, मैं तालियां नहीं बजा सकता। हुआंग लैंग, जो पिस्तौल से लिन हुआन पर निशाना साध रहा था, ने छोटे भाई के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और शाप दिया, मूर्ख, क्या तुम मेरे साथ ताली नहीं बजाओगे? ओह भी, छोटे भाई ने अपना हाथ मुक्त किया और हुआंग लैंग को कुछ बार थपथपाया। अन्य छोटे भाइयों ने भी ऐसा ही किया और एक साथ ताली बजाई और इस परित्यक्त गोदाम में हल्की तालियां बजी। हालांकि इन लोगों का व्यवहार मूर्खतापूर्ण और मजाकिया लग रहा था, लिन हुआन को उन जोकरों की परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान झो मानरू पर था, जो कुर्सी से बंधा हुआ था। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, है ना? ये देखकर कि झो मानरू के कपड़े अभी भी साफ थे, लिन हुआन को कुछ राहत मिली, लेकिन उसने अभी भी असहजता से पूछा। हालांकि झो मानरू बोल नहीं सकती थी, उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे चोट नहीं लगी है। यह अच्छी बात है। लिन हुआन ने शांति से सिर हिलाया और कहा, आप थोड़ी देर मेरा साथ देंगे, मैं कचरा निपटाने के बाद आपको घर ले जाऊंगा। मैं इसे पोंछ दूं। लिन हुआन को अपनी इतनी उपेक्षा करते देख किन यी का दिल भर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी तरह लड़ सकते हो, इसलिए तुम इतने आत्मविश्वास से भरे हो? लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, इसलिए तुम मेरा ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकते। अरे तुम तो बहुत जबरदस्त हो। किन यी खड़ा हुआ और अपने पीछे अपने छोटे भाई द्वारा पकड़ी गई बंदूक की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि यह एक खिलौना बंदूक है? हुआंग लैंग, इसे आवाज दो। हुआंग लैंग और यिन मुस्कुराया, उसका थूथन ऊपर था और उसने एक धमाके के साथ गोली चलाई। लिन हुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह कुछ हैरान हुआ। चीन में अवैध रूप से बंदूक रखना एक गंभीर अपराध था और किन यी वाकई बहुत बहादुर था। कैसा है, डर तो नहीं लग रहा? किन यी थोड़ा गर्व से बोला, तुमसे निपटने के लिए मैं आज 4 बंदूकें लाया हूं। अगर तुम दोबारा लड़ भी सको तो क्या गोलियों का सामना कर पाओगे? आप क्या करना चाहते हैं? शुरुआती आश्चर्य के बाद लिन हुआन शांत हो गया। ठीक है। किन यी के चेहरे पर हैरानी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने बंदूक क्यों दिखाई, लेकिन लिन हुआन अभी भी आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। क्या ये कोई बेवकूफ हो सकता है? शाओ किन, चलो उसके साथ बकवास करना बंद करो, बस उसे गोली मार दो। हुआंग लैंग की लिन हुआन के प्रति नफरत किन यी से ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन लिन हुआन ने उसे कई बार थप्पड़ मारे हैं। यह सांस उसके दिल में लंबे समय से अटकी हुई है और वह लिन हुआन को मारने के लिए बेताब है। नहीं, मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं खेला है। किन यी झो मानरू के पास गया, घुटनों के बल बैठा और बोला, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें छुए बिना क्यों रुका हुआ हूं? झो मानरू ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर भय का भाव था। यह उबव है क्योंकि यहाँ कोई दर्शक नहीं है। किन यी ने लिन हुआन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, तुमने कहा था, अगर मैं उसे तुम्हारे सामने धकेल दूं तो क्या तुम्हारा दिल टूट जाएगा और तुम पागल हो जाओगी? लिन हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं। इस समय उसके शरीर में छिपी जानलेवा आभा अब और दबाई नहीं जा सकती थी और वह तुरंत फूट पड़ी। लिन हुआन के शक्तिशाली जानलेवा इरादे की वजह से पूरे गोदाम का तापमान कुछ डिग्री गिर गया था। किन यी और बाकी लोग अनायास ही हल्की ठंड महसूस करके कांप उठे। कितनी जानलेवा आत्मा है। हालांकि वह एक शांतिपूर्ण युग था, हुआंग लैंग ने एक विशेष सैनिक के रूप में कई विशेष मिशन पूरे किए। उसने लोगों को मारा और खून भी देखा। वह जानता था कि असली हत्या का इरादा क्या होता है और जो लोग हत्या का इरादा दिखा सकते थे वे उस्ताद थे। ये लिन हुआन से निकलने वाली उस शक्तिशाली जानलेवा आभा की तरह था जिसे हुआंग लैंग ने पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह की शक्ति उसकी पिछली अनुभूति को पार कर गई है। आम भाषा में कहें तो वह डर गया है। अरे ये कैसी हत्या है, मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? किन यी ने इस पर व्यंग्य किया। उपन्यास में हत्या तो बस एक अतिशयोक्ति थी, असल दुनिया में हत्या कैसे हो सकती है? हुआंग लैंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह ये भी जानता था कि इस तरह की बातें आम लोगों के लिए भ्रामक और स्वीकार करने में मुश्किल होती है, लेकिन अभी विस्तार से समझाने का समय नहीं है। उसे किन शाओ से लिन हुआन को मारने का आदेश देने के लिए कहना होगा, वरना कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाएगी। किन शाओ, पहले लिन हुआन को मार डालो। तुम्हें किस बात का डर है? जवान मालिक ने कहा है कि वह इस लड़की को अपने सामने जबरदस्ती खड़ा कर देगा। तुम उसे बंदूक से देखोगी और तब तक इंतजार करोगी जब तक मैं इस लड़की को संभाल न लूं। बोलने के बाद किन यी ने आगे बढ़कर झो मानरू की सफेद शर्ट पकड़ ली और उसे बलपूर्वक फाड़ने की कोशिश की। अरे! चुपके से आह भरकर हुआंग लैंग ने अपनी पिस्तौल कसी और लिन हुआन के माथे के बीचों बीच निशाना साधा। जब बाकी 3 बंदूकधारियों ने यह देखा तो उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और लिन हुआन पर निशाना साध दिया। एक उपलब्धि बिंदु का उपभोग करें। समय अभी भी सफलतापूर्वक खुला है। मेजबान किसी भी समय रोकने का विकल्प चुन सकता है। चेतावनी, सिस्टम अंक खपत हो रहे हैं। 0.881 अंक शेष हैं। 0.710 अंक। टाइम स्टिल कैप्सूल के सक्रिय होने के बाद लिन हुआन के सामने की दुनिया मानो जमी हुई थी। किन यी, हुआंग लैंग, लू लियांग, झो मानरू और बाकी दर्जन भर गैंगस्टरों ने अपनी हरकतें स्थिर रखीं। यहां तक कि गोदाम में उड़ रही कुछ मक्खियां भी हवा में लटकी हुई थीं। गोदाम में सभी प्राणियों ने कार्य करने की क्षमता खो दी है, लिन हुआन को छोड़कर। चूंकि हर सेकंड के लिए सिस्टम पॉइंट्स के 100 पॉइंट्स खर्च होंगे और 100 पॉइंट्स 10 लाख हुआ या सिक्कों के बराबर होते हैं, इसलिए लिन हुआन ने देर न करते हुए सबसे तेज गति से सीधे हुआंग लैंग और बाकियों के पास जाकर उनके हाथों में मौजूद बंदूकें एक-एक करके छीन ली, फिर एक अपने हाथ में रख ली और बाकी तीनों को सिस्टम बैकपैक में डाल दिया। ये सब खत्म करने के बाद लिन हुआन ने किन यी को फिर से जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर बंदूक रखने के बाद लिन हुआन चिल्लाया, रुको। सिस्टम स्टीवर्ड संकेत देता है, समय ठहर जाता है। इस प्रयोग में कुल 400 सिस्टम पॉइंट खर्च होते हैं तथा शेष सिस्टम पॉइंट 8510 पॉइंट होते हैं। बकवास, लड़की, मुझे अपने सारे कपड़े ले जाने दो। समय रुकने के बाद किन यी ने अपना हाथ आगे बढ़ाना जारी रखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह कब जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद किन यी को अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके पैर को उसकी छाती पर मार दिया हो। और जिस बात ने उसे सबसे अधिक भयभीत किया वह ये थी कि उसे एहसास हुआ कि लिन हुआन ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी थी। नीमा की क्या स्थिति है? शाओ किन, हुआंग लैंग को भी यह अजीब तस्वीर मिली। वह अवचेतन रूप से लिन हुआन को गोली मारना चाहता था, लेकिन कुछ बार उंगलियां खींचने के बाद उसे पता चला कि उसके हाथ में जो बंदूक थी वह गायब है। अन्य 3 बंदूकधारी भी डर के मारे चीखने लगे। मैं, धिक्कार है, मेरी बंदूक कहां है? मेरी बंदूक कहां गई? मेरी बंदूक चली गई। ये लोग पागल हो रहे थे और पलक झपकते ही उनके हाथों में मौजूद बंदूकें गायब हो गईं और लिन हुआन ने किन शाओ को जमीन पर गिरा दिया और उसका सिर बंदूक से पकड़ लिया। मुद्दा यह है कि उन्होंने लिन हुआन के कार्यों को कभी नहीं देखा। उन्हें कौन बता सकता है कि ये सब कैसे हुआ? क्या ये वाकई नरक नहीं होगा? दूसरे छोटे भाई जो कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे एक दूसरे को भय से देखने लगे और फिर उन्होंने अनजाने में कुल्हाड़ी को अपने हाथों में दबा लिया, मानो उन्हें डर हो कि कुल्हाड़ी अपने आप उड़ जाएगी। कुर्सी से बंधी झो मानरू के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। वह पहले से ही हताश थी, उसे लग रहा था कि आज उसे अंतहीन अपमान सहना पड़ेगा। नतीजा, हालात इतने बिगड़ गए। लिन हुआन ने यह कैसे किया? तुम आदमी हो या भूत? किन यी इस समय सचमुच बहुत डर गया था। सटीक रूप से कहें तो वह पेशाब करने से भी डर रहा था।
लिन हुआन ने बंदूक से किन यी के माथे पर वार किया और कहा, यदि आप मुझे एक इंसान या भूत के रूप में समझते हैं तो अपने छोटे भाइयों को रस्सी से बांधने दें। किन यी ने अपना सिर सिकोड़ लिया और पीला चेहरा लिए कहा, लिन हुआन, मैं गलत था, कृपया मुझे इस बार जाने दो, मैं अगली बार फिर हिम्मत नहीं करूंगा। तड़क। लिन हुआन ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, एक और बार हिम्मत की, मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम सबको मरना होगा। शायद मौत का डर ही था जिसने लिन हुआन के डर को दबा दिया था। किन यी ने संयमित स्वर में कहा, लिन हुआन, तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर मैं मर गया तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तड़क। लिन हुआन ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं फिर से एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। दो बड़े मुंह बनाए जाने के बाद किन यी ने लाल आंखों से दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम सब बहरे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि शाओ लिन ने तुम्हें खुद को बांधने के लिए रस्सी खोजने के लिए कहा था? हाँ, शाओकिन। दर्जन भर छोटे भाई अपनी घबराहट से कुछ देर के लिए बच निकले और गर्म बर्तन में चींटियों की तरह रस्सियां ढूंढने लगे। खुशकिस्मती से वह पहले एक रसद गोदाम था और वहां नायलॉन बेल्ट जैसी ढेर सारी चीजें थीं। जल्द ही उन्हें काफी रस्सियां मिल गईं और फिर वे हक्के बक्के किन यी को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। खुद को बांधने की क्या जरूरत है? कौन सा महान रास्ता जानता है? ऑनलाइन रुको, बहुत जरूरी है। अरे, तुम लोग जोड़े में मत बांधो, बेवकूफों। लाओ अजू आमतौर पर तुम्हें कैसे शिक्षित करता है? अरे, अगर तुम्हारे बेवकूफों ने मुझे बुरे विचार नहीं दिए होते तो क्या मैं लिन शाओ को उकसा सकता था? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन यी ने अपने दिल की सारी शिकायतें और गुस्सा अपने छोटे भाई पर फैला दिया। ये छोटे भाई वाकई बहुत शर्मनाक है, जब ऐसा होता है तो वे एक दो को मना करने की हिम्मत नहीं करते, वे बस किन यी की विधि के अनुसार जोड़े में बंधने लगते हैं। तड़क। लिन हुआन ने फिर से किन यी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उन्हें और कसकर बांधने दो, अगर मुझे लगा कि कोई कसकर नहीं बंधा है तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगी। किन यी लगभग रोने ही वाला था, मैं तो हमेशा माओ के लिए ही तो उठाता हूँ, जाओ और उन लोगों को उठाओ जो कसकर बंधे नहीं है। फिर भी चिल्लाया, साले तुम लोग थोड़े बेवकूफ हो। उसकी इस तरह फटकार खाने के बाद लड़कों के गिरोह ने अब कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की, वे सब एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे। अंत में सबके हाथ पैर टूट गए, सिर्फ हुआंग लैंग ही बेवकूफी से वहीं खड़ा रहा। ये देखकर किन यी चिल्लाया, हुआंग लैंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? हुआंग लैंग बिना आंसू के रोना चाहता था, शाओकिन, किसी ने मुझे नहीं बांधा, तुम इधर आओ, किन यी को और कसकर बांधो। लिन हुआन ने हुआंग लैंग की ओर अपनी उंगली उठाई। ओह, हुआंग लैंग थोड़ा हक्का बक्का रह गया, अगर उसने आज सचमुच किन शाओ को अपने हाथों से बांध दिया तो भविष्य में उसे पाप लगेगा। किन शाओ का दिल बहुत संकीर्ण है। जैसे ही लिन हुआन ने अपना हाथ उठाया, वह किन यी से एक और बड़ा मोह खींचने वाला था। ये देखकर किन यी जल्दी से चिल्लाया, हुआंग लैंग, जल्दी करो और लाओ अजू को बांधो। हुआंग लैंग के पास रस्सी लेकर किन यी को मजबूती से बांधने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा करने के बाद वह पीछे हट गया और झो मानरू से बस एक कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। इसका जिक्र मत करो, हालांकि हुआंग लैंग बहुत अच्छी तरह से नहीं लड़ता, लेकिन बंडलिंग इसमें काफी अच्छा है। आप अक्सर ऐसी एमओ खेलते हैं। लिन हुआन के बोलते ही हुआंग लैंग अचानक हिल गया, उसने पीछे से खंजर निकाला और झो मानरू की गर्दन पर हाथ रख दिया। बैंग बैंग। दो गोलियों की आवाज के साथ हुआंग लैंग के दोनों घुटने एक के बाद एक फट गए, खून फैल गया और उसके पैर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। लिन हुआन ने थूथन में फूंक मारी और कहा, हो, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की, मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है। उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हुआंग लैंग कोई हताशापूर्ण कदम उठाएगा, इसलिए अभी उसने अपना अधिकांश ध्यान हुआंग लैंग पर केंद्रित किया और उसने इसका अनुमान लगा लिया। लिन हुआन ने खंजर उठाया, झो मानरू के पास गया कि वह ट्रिगर खींचने वाला था। झो मानरू अचानक चिल्लाया, लिन हुआन, आवेगी मत बनो। चीन में हत्या सबसे संगीन अपराध है, एक बार पता चल गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि किन यी वाकई मौत के लायक था, चाहे वह कितना भी मौत का हकदार क्यों न हो, लिन हुआन के बजाय उसे ही कानून के सामने सजा मिलनी चाहिए। इसलिए भले ही झो मानरू को किन यी से नफरत थी, लेकिन वह लिन हुआन को इसके लिए जेल जाते नहीं देखना चाहता था। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो मनरू, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने किन यी को मार दिया है। ये देखकर कि लिन हुआन सचमुच आत्महत्या करने वाला है, किन यी पेशाब करने से डर गया। उसकी पतलून के नीचे एक बड़ा गीलापन था जिससे पेशाब की गंध उसके चेहरे पर फैल गई। लिन हुआन, तुम मुझे मारना नहीं चाहते, मैं मरना नहीं चाहता। झो मानरू ने लिन हुआन की बांह खींची और कहा, लिन हुआन, इसे भूल जाओ, चलो उसे पुलिस को सौंप देते हैं। ये सुनकर किन यी खुश हो गया, हाँ ठीक है, मुझे पुलिस को सौंप दो और पुलिस मुझे सजा दे। यांगजी नदी के दक्षिण में किन परिवार की ताकत और संबंधों को देखते हुए पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल की सजा सुनाई गई। हो सकता है कि उसे प्रोबेशन मिल जाए, जो लिन हुआन द्वारा दी गई मौत से कहीं बेहतर है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लिन हुआन ने राइफल की नोक से किन यी का माथा कुचल दिया और कहा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, अपने पिता से फिरौती ले लेने दो। गुस्से के बाद वह भी शांत हो गया, ये जानते हुए कि अगर उसने किन यी को मार दिया तो वह बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन अगर वह किन यी को पुलिस को देना चाहता है, वह अपने पैर की उंगलियों से अनुमान लगा सकता है परिणाम क्या होगा। यदि आप मार नहीं सकते तो आप जाने नहीं दे सकते और इसे पुलिस को सौंपना नहीं चाहते हैं। लिन हुआन को लगता है कि किन चोंग से फिरौती मांगना बेहतर है। फिरौती, फिरौती। किन यी को लगा कि उसने गलत सुना है। हाँ, फिरौती। लिन हुआन ने एक पल के लिए अपना सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे पिता सिर्फ तुम हो, एक बेटा। किन यी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे आपके पिता से 50 मिलियन मांगने में कोई ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, है ना? 50 करोड़। यह संख्या सुनते ही किन यी लगभग जमीन से उछल पड़ा। उसके पिता साल भर में जो कमाते थे वह खाने पीने की चीजों पर खर्च हो जाता था और बाकी बस इतनी ही रकम थी। बिल्कुल नहीं, मनोरंजन उद्योग बहुत पैसा कमाता है और बहुत अधिक खर्च करता है, परिचालन लागत का उल्लेख नहीं करना चाहिए। विभिन्न सक्षम विभागों को दिया जाने वाला प्रबंधन शुल्क एक खगोलीय आंकड़ा है। लिन हुआन ने राइफल की नोक से उसके माथे पर दस्तक दी और कहा, या तो मर जाओ या अपने पिता से 50 मिलियन की फिरौती ले लो, तुम इन दो विकल्पों में से एक चुन सकते हो। किन यी बहुत लाचार था, अब वह चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली था और उसे बस मारना बाकी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने पिताजी को फोन करता हूँ। लिन हुआन ने एक खंजर लिया और किन यी के हाथ को बांधने वाली रस्सी काट दी और फिर कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चाले मत खेलो। किन यी ने पीला चेहरा लिए सिर हिलाया, फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने पिता को फोन किया। फोन पर उन्होंने संक्षेप में सारी बात बताई। किन चोंग ये सुनकर आग बबूला हो गया, उसे पहले से ही पता था कि लिन हुआन पिछली बार उसके कमरे में घुस आया था। असल में उसने बदला लेने के लिए लिन हुआन को ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन लिन हुआन ने अपने बेटे को फिर से रोक लिया और उसका मुंह खोल दिया। उसे 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। उन्होंने कहा कि जियांगलोंग को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा। हालांकि किन चोंग शांत हो गया और कुछ देर सोचने लगा। उसे पहले अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जहां तक बदला लेने की बात है तो वह कुछ समय के लिए ढील दे सकता है, इसलिए उसने कहा, तुम इसे सहन करोगी, मैं किसी को वहां ले जाऊंगा। केवल आधे घंटे के बाद 30 कारों का एक काफिला गोदाम के बाहर आ पहुंचा। किन चोंग उससे पहले पहली गाड़ी से उतरा। उसके पीछे लगभग 100 छोटे भाई एक पंक्ति में खड़े थे, सभी कठोर चेहरों और अद्भुत शक्ति के साथ उसके पीछे चल रहे थे। हे, मेरे साथ यह सेट खेलो। लिन हुआन जानता था कि किन चोंग उसकी आभा से खुद को अभिभूत करना चाहता है, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। किन यी अभी भी उसके हाथों में थी। जब तक किन चोंग को अपने बेटे की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं थी, तब तक उसके लिए और लोगों को लाना बेकार था।
जब किन चोंग गोदाम में चला गया तो लिन हुआन, जो सोफे पर बैठा था, ने लापरवाही से कहा, बॉस किन, लंबे समय तक ऊपर देखो। उसके बगल में जो मानरू घबराहट से उसका हाथ पकड़े हुए था, जबकि किन यी, जिसने उसके हाथ और पैर बांध रखे थे, उसके पैरों के नीचे दबा हुआ था। अपने बेटे की दयनीय स्थिति को देखकर किन चोंग का दिल आग की लपटों में भर गया। लिन हुआन, तुम बहुत ज्यादा हो। लिन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, पहले पूछो कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया और फिर तुम ये कह सकते हो। पुकारना। किन ने अपने दिल में गुस्से को दबाया और पूछा, आप मेरे बेटे को कैसे जाने दे सकते हैं। लिन हुआन ने अपने कान खींचे, अपनी उंगलियों में सांस ली और कहा, किन ये ने अभी अभी तुम्हें बताया, मुझे 50 मिलियन की फिरौती दो और मैं उसे जाने दूंगा। किन चोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवक तुम बहुत लालची हो। लिन हुआन ने व्यंग्य किया, आपके दिल में आपका बेटा 50 मिलियन के लायक नहीं है। आखिरकार किन चोंग एक अनुभवी सैनिक है, उसने सवाल टालते हुए कहा, देखो मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए हैं। भाई लिन, पहले तुम उसे खर्च कर लो और अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे न हो तो मेरे पास आ जाओ, कैसा रहेगा। हाँ हाँ। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और किन यी के पैर में गोली मार दी। क्या। किन यी चिल्लाया, उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। आप। अपने बेटे को लिन हुआन द्वारा बंदूक से घायल होते देख किन चोंग इतना डर गया कि वह पागल हो जाना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि ऐसा करने के बाद वह अपने बेटे की जान बचा पाएगा। इसलिए उसने केवल लिन हुआन को घृणा से देखने की हिम्मत की, लेकिन कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। 5 मिलियन, 1 पॉइंट भी कम नहीं हो सकता। लिन हुआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेशक आप मुझे 10 मिलियन दे सकते हैं, लेकिन आपका बेटा सिर्फ एक छड़ी बन सकता है। यद्यपि उसके सामने का दृश्य थोड़ा खूनी था, फिर भी जो मानव ने जिज्ञासावश पूछा, छड़ी क्या है। लिन हुआन मुस्कुराया और बोला, जहां तक मानव छड़ी की बात है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति के हाथ और पैर काट देना, फिर वह एक छड़ी बन जाता है, इसलिए वह एक मानव छड़ी है। फुफकार। सभी ने उसके वर्णन के अनुसार इसकी कल्पना की और फिर पाया कि दृश्य बहुत भयावह था और वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन हवा में सांस ले सकते थे। बस लिन हुआन को आगे कहते हुए सुनिए, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि 200,000 युआन से किसी और का हाथ या पैर खरीदा जा सकता है और आपके बेटे का हाथ या पैर 10 मिलियन का है। टीएसके, यह वास्तव में लोगों के बीच बहुत अलग है। उचित है। किन चोंग को तुरंत समझ आ गया, अगर उसने 1 करोड़ कम दिए तो लिन हुआन किन यी का एक हाथ या पैर काट देगा और अगर उसने 4 करोड़ कम दिए तो उसका बेटा मानव छड़ी बन जाएगा। इतने सालों से किन चोंग को दूसरों से इतनी धमकियां मिलती रही हैं और सिर्फ 2 बार ही किन चोंग को इतनी धमकियां मिली थी, वो भी लिन हुआन ने। इस वजह से लिन हुआन के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। लेकिन सबसे जरूरी बात है पहले अपने बेटे को बचाना, इसलिए उसे ये सब सहना ही होगा। पहले लिन हुआन को थोड़ी देर के लिए घमंडी होने दो। ठीक है, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। किन चोंग उपलब्धि हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई, 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक का पुरस्कार। यह सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर लिन हुआन उत्साहित हो गया। उसने किन चोंग को डंडे से मारा और न सिर्फ 5 करोड़ चीनी सिक्कों की फिरौती पाई, बल्कि एक उपलब्धि भी हासिल की। यह दोहरी खुशी थी। फिर उन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं वाले इंटरफेस पर क्लिक किया और उस पर नजर डाली। मेजबान लिन हुआन। स्तर 2, मध्यवर्ती एजेंट। अनुभव मूल्य 2259/5000। शक्तिमान 31, सहन शक्ति 30, चपलता मान 32, सिस्टम अंक 10,010 अंक, उपलब्धि अंक 10 अंक। कौशल मध्यवर्ती चुपके कौशल, भगवान स्तर की लड़ाई कौशल, पूर्ण संस्करण, भगवान स्तर की कार ड्राइविंग कौशल, भगवान स्तर का भाला। वर्तमान में पूरा किया जाने वाला कार्य, ड्रैगन की छाया और ड्रैगन के सिर को सौंपना। इसे पढ़ने के बाद लिन हुआन ने अपने दिल में उत्साह से चिल्लाया, बहुत अच्छी तरह से। सिस्टम अंक अंततः 10,000 से टूट गए हैं और 100 मिलियन चीनी सिक्कों का छोटा लक्ष्य हासिल किया गया है। इस समय किन चोंग ने पूछा, क्या आपको पैसे मिल गए हैं। लिन हुआन ने अभी अभी मिले बैंक के मैसेज को देखा और पुष्टि की कि उसके खाते में सचमुच 5 करोड़ हुआ जिया सिक्के हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मिल गए हैं, इनाम के लिए शुक्रिया मिस्टर किन टेलर। किन चोंग का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसने उदासीन होने का नाटक किया और कहा, क्या अब मैं अपने बेटे को जाने दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल। लिन हुआन ने फोन अपनी पतलून की जेब में रखा और कहा, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। किन चोंग ने अपना गुस्सा रोकते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम वापस लौटना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हूं। मैंने कहा था कि मैं आपके बेटे को जाने दूंगा, इसलिए मैं उसे जाने दूंगा। ये कहने के बाद लिन हुआन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं उसे जाने देना चाहता हूं। मुझे डर है कि आप मुझे जाने नहीं देंगे। किन चोंग ने गुस्से से कहा, तुम क्या करना चाहते हो। तुम 100 नंबर यहां हो, चाकू और बंदूक दोनों के साथ। मुझे डर लग रहा है। लिन हुआन ने अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव बनाया और कहा, ऐसा क्यों नहीं करते, पहले मास्टर किन को जाने दो। कुछ देर तक गलत व्यवहार करने के बाद मैं उसे कार में ले गया और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद उसे नीचे उतार दिया। आप इस दौरान किसी को मेरा पीछा करने के लिए नहीं भेज सकते, कैसा रहेगा। आप। किन चोंग के मन में लिन हुआन को मारने का अवसर लेने का विचार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका दिमाग इतना नाजुक था कि वह खुद को मौका नहीं देगा। क्या होगा अगर मैं सहमत नहीं हुआ। किन चोंग ने गहरी सांस ली और कहा, क्या होगा अगर आप मेरे बेटे को सड़क पर मार दें। यह सही है। लिन हुआन ने उसकी ठुड्डी को छुआ, फिर मुस्कुराया, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे बेटे को मार दूंगा और फिर तुम्हें 50 मिलियन लौटा दूंगा, कैसा रहेगा। इस समय किन यी ने कमजोरी से कहा, पिताजी आप उससे वादा करें, मैं मरना नहीं चाहती। पुकारना। अपने बेटे को इस तरह देखकर किन चोंग ने एक बार फिर अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मैं पहले ये के घाव पर पट्टी बांधूंगा। लिन हुआन ने मानवीय भाव से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। किन यी ने खून बहना बंद करने के लिए किन चोंग के पैर पर पट्टी बांधी। उसके बाद लिन हुआन ने जो मानरू को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर उसने एक हाथ से किन यी को एक छोटे मुर्गे की तरह उठा लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर पर बंदूक तान दी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गोदाम के बाहर चला गया। किन चोंग की पुतलियां सिकुड़ती देख उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन हुआन की शक्ति इतनी महान होगी कि वह किन यी को सिर्फ एक हाथ से उठा सकता है और वह बहुत आराम से दिख रहा था। तुम्हें पता है कि किन यी का वजन 160 जिन है। 160 जिन वजन वाले एक वयस्क को एक हाथ से उठाकर ले जाना, क्या ये लिन हुआन कोई दुष्ट है। विस्तारित फैंटम में आने से पहले लिन हुआन ने किन यी को यात्री सीट पर बिठाया, जो मानरू पीछे की पंक्ति में बैठ गया और फिर लिन हुआन ने कार शुरू की और हुईदोंग इंटरनेशनल की ओर चला गया। इस प्रक्रिया में किन चोंग ने कोई कदम नहीं उठाया। 10 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद लिन हुआन ने कार रोक दी और किन यी को कार से बाहर निकालकर सड़क के किनारे फेंक दिया, फिर उसके शरीर पर रस्सी काटने के लिए चाकू लिया। ठीक है, आप अपने पिताजी को फोन कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, भविष्य में जो मानरू के विचार को कॉल न करें, अन्यथा यह 50 मिलियन से हल नहीं होगा। ये कहने के बाद लिन हुआन ने कार में बैठने और जाने से पहले किन यी को एक ठंडी नजर से देखा। काले प्रेत को अपनी दृष्टि से दूर जाते देख किन यी ने अपने जीवन की बाकी सांस ली और फिर उसने फोन निकाला और अपने पिता को फोन किया। 10 मिनट बाद किन चोंग गाड़ी चलाकर इस जगह पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही उसने किन यी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। तुम्हें लिन हुआन के खिलाफ अपनी मनमानी करने को किसने कहा था। 5 करोड़ की बर्बादी ने किन चोंग को बहुत गुस्सा दिलाया। अगर वह इकलौता बेटा किन यी ना होता तो वो उसे जाने देना चाहता। किन यी ने अपना चेहरा ढक लिया और दुखी होकर कहा, यह मूल रूप से एक मूर्खतापूर्ण योजना थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि लिन हुआन इतना भयंकर होगा। फिर उन्होंने बताया कि गोदाम में वास्तव में क्या हुआ था।
उसकी कहानी सुनकर किन चोंग गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि पलक झपकते ही उसने 4 बंदूकें छीन ली और तुम्हें जमीन पर गिरा दिया? पिछले दृश्य के बारे में सोचते हुए किन ये के मन में अभी भी कुछ डर है। हाँ, हमने नहीं देखा कि उसने ये कैसे किया। वह बिल्कुल राक्षस जैसा है। किन चोंग ने अपनी सूजी हुई कनपटियों को रगड़ा और थकी हुई आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वह एक महान गुरु होगा। दिग्गज गुरु। किन ये को इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया। किन चोंग ने गंभीरता से कहा, बहुत समय पहले मैंने नदियों और झीलों में एक वरिष्ठ को यह कहते सुना था कि इस दुनिया में शक्तिशाली स्वामी है। वे आधुनिक बंदूकों से नहीं डरते, वे एक दुश्मन और 100 दुश्मनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे असली हत्यारे हैं। आपके वर्णन के अनुसार लिन हुआन एक ऐसा ही गुरु होना चाहिए। इसलिए अब से आपको इस बारे में भूल जाना चाहिए और लिन हुआन को और उत्तेजित नहीं करना चाहिए। क्या आपने स्पष्ट रूप से सुना है? किन ये ने अनिच्छा से कहा, पिताजी, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था और आपके 50 मिलियन बर्बाद कर दिए। जरूर, मुझे पता है, किन चोंग चिल्लाया, लेकिन लिन हुआन अब ऐसा नहीं है जिससे हम निपट सकें। अगर हम उससे भिड़ते रहे तो हम सब मर जाएंगे। किन ये की पिछली धारणा में उसका लाओजी हमेशा एक आदमी की तरह दिखता था और यह पहली बार था जब उसने उसे अब की तरह इतना घबराया हुआ और पागल देखा। इस बिंदु पर किन ये को आखिरकार मामले की गंभीरता समझ में आई। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे याद है। किन चोंग ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं लुलियांग और अन्य लोगों को पहले तुम्हें वापस भेजने दूंगा। किन ये ने पूछा, आपका क्या हाल है? किन चोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तारो आसो और फॉर्म हांशिंग से कुछ बात करने जा रहा हूं। फैंटम के विस्तारित संस्करण में पिछली पंक्ति में बैठी जो मानरू अभी भी थोड़ी पीली पड़ रही थी। आज रात जो हुआ वह एक बुरे सपने जैसा था। भले ही वह बाघ के मुंह से निकल आई हो, फिर भी उसके मन में कुछ डर अभी भी बाकी था। सौभाग्य से लिन हुआन है। अपने दिल में आह भरते हुए जो मानरू ने अपना ध्यान लिन हुआन की ओर लगाया जो ध्यान से गाड़ी चला रहा था। किन ये द्वारा अपहरण किए जाने के बाद वह हताशा में डूब गई और भय ने धीरे धीरे उसे अंतहीन अंधकार की तरह निगल लिया। और जब लिन हुआन एक अकेले नायक की तरह गोदाम में भाग गया तो वह सोच रही थी, अगर लिन हुआन उसे आज रात बचा सकता है तो वह लिन हुआन को अपना शरीर सहित सब कुछ दे देगी। अब क्या उसे अपनी गुप्त प्रतिज्ञा का सम्मान करना चाहिए? यह सोचते ही जो मानरू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसका चेहरा पीला से लाल हो गया। मनरू, क्या तुम ठीक हो? रियरव्यू मिरर में लिन हुआन ने जो मानरू के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति देखी और कुछ चिंता के साथ पूछा। नहीं, कोई बात नहीं। जो मानरू ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, लिन हुआन, क्या मैं आज रात फिर तुम्हारे साथ सो सकती हूं? फैंक्शन चले गए। हालांकि यह अभी जा रहा था, लेकिन जो झटका लगा वह इतना बड़ा था कि संपूर्ण मल्टीवर्स अस्थिर हो गया। इस युद्ध में दोनों सम्राट एक दूसरे से भिड़ते हैं। इससे पता चलता है कि सम्राट फैंक्शन का सम्राट शेंगू से कोई लेना देना नहीं है और वह प्रतिद्वंद्वी को दबा नहीं सकता है। और यह भी दर्शाता है कि ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली। फैनम डीएल द्वारा प्रकाशित अध्याय 122। क्या आप फिर से पीछे धकेले जाना चाहते हैं? क्या? लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि जो मानरू शायद आज रात के मामलों की छाया से उभर नहीं पाया है, इसलिए वह एक सहारा ढूंढना चाहता था, है ना? यह सोचकर उसने मजाक में कहा, ठीक है, वैसे भी मेरा बिस्तर बहुत बड़ा है और रजाई के साथ 2 लोगों को बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी। अप्रत्याशित रूप से जो मानरू ने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात आप रजाई छोड़ सकते हैं। लिन हुआन थोड़ा उलझन में थी। क्या उसने ऐसा कहकर कुछ इशारा किया था? जो मानरू की बातों से गाड़ी में एक स्पष्ट सन्नाटा छा गया। जब दोनों 1603 नंबर वाले अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो लिन हुआन ने कहा, आज तुम्हें अपनी चाबियां लाना नहीं भूलना चाहिए। जो मानरू दंग रह गया और पूछा, नहीं, क्या बात है? लिन हुआन ने उसकी नाक को छुआ, उसकी फटी हुई कमीज की ओर इशारा किया और कहा, तुम पहले अपने कपड़े बदल सकती हो और फिर अपना पजामा ले सकती हो। क्या? जो मानरू को एहसास हुआ कि अब वह थोड़ी खाली हो गई है और वह शर्मा गई और दरवाजा खोलकर अपने अपार्टमेंट में लौट आई। लगभग आधे घंटे के बाद जो मानरू, जिसने बरगंडी रेशमी पजामा पहना था, ने लिन हुआन के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने के बाद लिन हुआन ने पाया कि जो मानरू के बाल थोड़े नम थे और उसके शरीर पर शौव जेल की खुशबू भी थी। इसलिए उसने पूछा, हो, क्या आपने स्नान समाप्त कर लिया है? जो मानरू शर्मा गई और बोली, ठीक है, बस इसे थोड़ी देर के लिए धो लो। लिन हुआन ने कुछ देर तक उस पर नजर डाली और फिर उसके पूरे शरीर का खून जलने लगा। जो मानरू का फिगर पहले से ही बहुत अच्छा है। यह बरगंडी सिल्क पायजामा लो कट और शॉर्ट्स कट है, इसलिए उसका लगभग आधा हिस्सा हवा में खुला है, सफेद और चमकदार, और कलम काफी पतला है, अधिकांश नग्न भी था, और लिन हुआन की आंखें गर्म थीं। और चिकना रेशम उसके नाजुक शरीर से चिपक जाता है, जिससे लोगों को उसे छूने की इच्छा होती है। लिन हुआन ने निकलते हुए कहा, अंदर आओ। घर में प्रवेश करने के बाद जो मानरू ने पूछा, क्या आपने स्नान किया है? लिन हुआन हैरान रह गया, अभी नहीं, क्या बात है? तुम पहले नहा लो। जो मानरू ने मच्छर की तरह सिर झुकाकर कहा। उसे इस तरह देखकर लिन हुआन के दिल में एक अजीब विचार आया, क्या वह मुझे बहकाने की कोशिश नहीं कर रही है? एक महिला जो स्नान के बाद इतना आकर्षक रेशमी पजामा पहनती है, इतनी सुंदर है कि वह एक पुरुष को पहले स्नान करने दे सकती है। क्या यह सुझाव पर्याप्त रूप से स्पष्ट है? लेकिन यह विचार बस एक पल का था। लिन हुआन जानती थी कि जो मानरू एक बहुत ही पारंपरिक महिला है। वह वही महिला थी जो अपनी शादी की रात पहली बार उसे बचाना चाहती थी। यह असंभव था कि वह खुद को बहकाने की पहल करे। विचार को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाने के बाद लिन हुआन ने अपना पजामा उठाया और बाथरूम में चला गया, एक छोटी सी शॉवर ली और वापस लिविंग रूम में चला गया। आप अभी भी क्यों जाग रहे हैं? जो मानरू को अभी भी सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए देखकर लिन हुआन ने संदेह से पूछा। जो मानरू ने टीवी बंद कर दिया, खड़े हो गए और शांति से कहा, मैं अकेले नहीं सो सकता। ठीक है। लिन हुआन ने मन ही मनाह भरी। इस दौरान जो मानरू को वाकई बहुत सी बुरी चीजों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले अंडरग्राउंड पार्किंग में किन ये ने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर गार्सिया ड्रग फैन उसे लगभग ले ही गया था। आज रात किन ये द्वारा अपहरण की एक और भयावह घटना घटी। अगर वह इन कुछ मौकों पर समय पर नहीं आता तो मुझे डर है कि जो मानरू की हत्या कर दी जाती। यदि आप एक महिला को बदलते हैं तो आप इन चीजों का अनुभव करने के बाद भावनात्मक रूप से टूट सकते हैं, लेकिन अब जो मानरू शांत दिखती है, मुझे कहना होगा कि उसका मनोवैज्ञानिक धीरज बहुत मजबूत है। दोनों चुपचाप मास्टर बेडरूम में चले गए। लिन हुआन ने रजाई बिस्तर के बीच में रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, चूहे हांजी बन गया है। लिन हुआन को देखकर जो मुस्कुरा रहा था, जो मानरू भावुक हो गया। वो ये भी जानती है कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। कई मर्द उसे देखते ही अपनी आंखों में ऐसा अधिकार जता देते हैं जिसे छिपाना मुश्किल होता है, लेकिन वो जानती है कि ऐसे लोग सिर्फ अपना शरीर चाहते हैं। लेकिन लिन हुआन अलग है। हालांकि वह कभी कभी खुद को घूरता है, लेकिन कोई भी गलत काम करने का मौका नहीं गवाता। वे 2 रातों से एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं और लिन हुआन ने बस उसे छुआ है, बस एक छोटा सा सफेद खरगोश। आज सुबह लिन हुआन द्वारा स्पर्श किए जाने के बाद अपने शरीर की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए जो मानरू का चेहरा लाल बादलों से ढक गया। मनरू, लिन हुआन ने संदेह से पूछा जब उसने देखा कि वह चुप है। ओह, कोई बात नहीं। जो मानरू होश में आने के बाद मुस्कुराया। दरअसल रजाई बिछाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी बात पर यकीन है। लिन हुआन ने उसकी नाक को छुआ और मुस्कुराई। तो तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? दोनों के एक के बाद एक बिस्तर पर लेटने के बाद लिन हुआन ने कहा,
किन चोंग ने जो 50 मिलियन मुझे हस्तांतरित किए हैं वह मानसिक क्षति शुल्क है जो मैंने आपके लिए मांगा था। मैं इसे कल आपको हस्तांतरित कर दूंगा। जो मानरू ये सुनकर चौंक गया। ये 50 मिलियन था। यह इतनी बड़ी दौलत थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चीन में कितने लोगों के पास 50 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन लिन हुआन को उसे इतनी आसानी से यह बात बतानी पड़ी। उसने खुद के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? बहुत ज्यादा, मैं इसकी मांग नहीं कर सकता। जो मानरू सदमे से उबर गया और तुरंत मना कर दिया। पैसा तो बहुत है, लेकिन जो नुकसान तुम्हें हुआ है उसकी तुलना में यह पैसा कुछ भी नहीं है। लिन हुआन उस पैसे से व्यतीत था जो उसने अपनी जेब में रखा था और फिर उसे दूसरों को दे दिया था। लेकिन जब उसने किन चोंग से 50 मिलियन मांगे तो उसने मूल रूप से इसे जो मानरू को देने की योजना बनाई थी। मानसिक क्षति की भरपाई के अलावा वह जो मानरू को सांत्वना देने के अन्य तरीकों के बारे में नहीं सोच सका। लिन हुआन, तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? जो मानरू का दिल बहुत भावुक हो गया। लिन हुआन कह सकी कि उसे वह आदमी मिल गया है जिसने उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया, जो उसके पिछले शिखर से अनगिनत गुना ज्यादा मजबूत था। हमें 2 सहकर्मी किसने बनाया और आप इतनी सुंदर हैं। मुझे सुंदर महिलाओं से कोई विरोध नहीं है। लिन हुआन की बातों में मजाक था, लेकिन जो मानरू के कानों में कुछ और ही था। उसने कुछ गहरी सांसें ली और मन ही मन एक निश्चय किया। लिन हुआन, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जो मानरू के शब्दों ने लिन हुआन को मानो बिजली का झटका सा दे दिया। उस पल उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने जो मानरू को देखा जो उसे घूर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सही सुना है। लेकिन उसे क्या जवाब देना चाहिए? खुद से पूछो, उसे भी जो मानरू की अच्छी छाप है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे यह पसंद है या नहीं। आखिरकार वह दिल से झाओ क्विंगिया को ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह जो मानरू के कबूलनामे को कैसे अस्वीकार कर सकता है? एक आदमी का बहुत अच्छा होना भी कष्टप्रद है। बस जब लिन हुआन को पता नहीं था कि क्या करना है, जो मानरू ने अचानक रजाई उठा ली और उसकी बाहों में आ गई और फिर लिन हुआन के होठों को चूम लिया। लिन हुआन को अंततः समझ में आया कि जबरदस्ती चूमना कैसा अनुभव होता है, और साथ ही वह अपने दिल में विलाप करने लगा, नीमा शियाओए आज फिर से सुंदरता से पीछे नहीं हटेगी। मानरू के चुंबन कौशल थोड़े झटकेदार है। इस बिंदु से हम देख सकते हैं कि वह एक बहुत ही साधारण महिला है, लेकिन उसके चुंबन में कौमारी की अनोखी मिठास है। इसलिए लिन हुआन इसे थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकता। जो मानरू ने आवेग में आकर लिन हुआन को चूमने की पहल की, लेकिन जब उसके होंठ मिले तो उसके दिल में आवेग कंपन में बदल गया। वह वाकई एक बहुत ही पारंपरिक महिला है। कॉलेज में रहते हुए उनका और गाओ फैंग का पहला प्यार हुआ था, लेकिन दोनों अभी हाथ पकड़ने तक ही पहुंचे थे। जब गाओ फैंग आगे बढ़ना चाहती थी तो उन्हें रोक दिया गया। ये ठीक इसी वजह से है कि गाओ फैंग ने इतनी खूबसूरत प्रेमिका को छोड़ दिया और मेंग जियाओ के प्यार में पड़ गए, जो शरीर और रूप दोनों में जो मानरू से नीच थी। अगर आपको 2 औरतें दी जाएं, जिनमें से एक बेहद खूबसूरत है, जिसे देखकर आप न तो खा सकते हैं और न ही छू सकते हैं, हालांकि दूसरी खूबसूरत तो नहीं है लेकिन दिखने में अच्छी है, लेकिन मुख्य बात सेक्स करना है, आप चुनेंगे कि कौन सी गर्लफ्रेंड है? हालांकि मुझे नहीं पता कि अन्य लोग कैसे चुनेंगे, लेकिन गाओ फैंग ने स्पष्ट रूप से बाद वाले को चुना। हालांकि उस समय गाओ फैंग की पसंद के कारण जो मानरू का पहला चुंबन लिन हुआन को दिया गया था। लिन हुआन, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। प्रारंभिक झटके का अनुभव करने के बाद जो मानरू ने धीरे धीरे लिन हुआन के मार्गदर्शन के तहत अवस्था में प्रवेश किया, जो कि होठों के स्पर्श से लेकर एक फ्रांसीसी गीले चुंबन तक था। लेकिन फ्रेंच वेट किस करने का एक बहुत ही उत्तेजक तरीका है, जिससे महिलाओं की इच्छाएं आसानी से जाग जाती हैं, और जो मानरू एक संवेदनशील शरीर की मालकिन है। उस समय जब लिन हुआन ने उसे जल्दी से भगाया था, वह पहले से ही काफी गीली थी। अब तो क्या कहना। तो भावनात्मक और शारीरिक उत्तेजना के दोहरे प्रभाव के तहत जो मानरू गिर गया। लिन हुआन अब और नहीं रुक सकता था। वह एक पुरुष रजत था जिसने अभी अभी अपना कौमारी भंग किया था। अगर पिछले कुछ दिनों में ये ज्यादा नहीं हुआ होता तो वह फिर से हान यून के पास जाना चाहता। इस तरह की बात पहली बार खाने के बाद आप गूदा खाएंगे और स्वाद जान जाएंगे। आमतौर पर आप खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकते। लिन हुआन कोई संत नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अपरिहार्य है। और जो मानरू भी तो जवान और खूबसूरत हसीना है। ऐसी औरत से जोरदार चुंबन पाकर उसने कहा कि वो अपनी औरत बनना चाहती है। आम मर्द तो कब का काबू में नहीं रह पाते होंगे, है ना? बेशक लिन हुआन जो मानरू को उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे जो मानरू की भावनाएं पसंद है या नहीं। अगर ये सिर्फ अधिकार जताने वाली होती तो क्या वो इतना बेशर्म होता कि ऐसा कर पाता? जो मानरू हान यूं से अलग है, यह उसका पहली बार है। इसलिए लिन हुआन जो मानरू को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन उसने उसे चोट पहुंचाने से रोकने के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से जो मानरू ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे दूर मत धकेलो। मुझे आखिरकार यह निर्णय लेने का साहस मिल गया, इसलिए कृपया मुझे दूर मत धकेलो। लिन हुआन की आंख ने अपने दिल की धड़कन को सहन किया, हौंसते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें इसका पछतावा तो नहीं होगा? अगर कोई और हुआ तो मुझे बहुत पछतावा होगा। जो मानरू की सांस भी थोड़ी तेज हो गई, लेकिन ये इंसान तुम हो, इसलिए मुझे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्यों? लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि वह आमतौर पर ज्यादा आत्ममुग्ध दिखता है, फिर भी वह मुख्यभूमि में एक बहुत ही समझदार आदमी है। वह जानता है कि वह न तो सुंदर है और न ही ज्यादा प्रतिभाशाली। अरे नहीं, अभी भी कुछ प्रतिभाएं हैं। हाँ, लेकिन यही वजह नहीं है कि जो मानरू खुद को पसंद करता है। क्या इसलिए कि उसने जो मानरू को बचाया था? किसी को पसंद करने की कोई वजह नहीं होती। अगर तुम्हें वो पसंद है तो पसंद है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। जो मानरू की सांसें तेज होती गईं। उसने लिन हुआन के शरीर को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया और उसके कानों के पास लेटते हुए बोली, मुझे ले लो, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। बूम! लिन हुआन को बस इतना महसूस हुआ कि उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ रहा है। खून के बहाव के प्रभाव में उसके कानों में भिनभिनाहट भी महसूस हुई। इस समय जो मानरू ने उसकी इच्छा को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया था। दूसरी ओर महिला इतनी साहसी और पहल करने वाली होती है कि यदि वह पुरुष होने के नाते इसमें और अधिक छेड़छाड़ करता है तो यह बहुत ही क्रूरता होगी। 3 बार और 5 बार अपने कपड़े उतारते हुए लिन हुआन ने जो मानरू को कारपेट से अपने नीचे दबाया। ये लड़ाई आधे घंटे से ज्यादा चली। अगर जो मानरू पहली बार ना होता और उसकी सहनशक्ति सीमित न होती तो लिन हुआन, जो दयनीय और जैड का ध्यान रखने वाला था, जल्दी से लड़ाई खत्म कर देता। वरना उसकी क्षमता के चलते अगर वह आधे घंटे और आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी जो मानरू इस समय बसंत कीचड़ के ढेर की तरह था, पहले से ही बिस्तर पर लंगड़ा रहा था। यहाँ तक कि अगर वह अपनी उंगलियां हिलाता भी तो यह बहुत मुश्किल था। काफी देर के बाद जो मानरू ने बहुत संतुष्ट होकर आह भरी। तुम्हें कैसा लग रहा है? लिन हुआन ने एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह शिक्षक के ग्रेड का इंतजार करते हुए घबराहट से पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा इंसान तैरता हुआ सा लग रहा है और आत्मा शरीर से बाहर निकलने ही वाली है। जो मानरू ने लिन हुआन को शर्म से देखा और प्यार से कहा, मैं अभी भी यही चाहती हूँ। तुम आराम से रहो। लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। क्या उपन्यासों में नहीं लिखा था कि पहली बार के बाद औरतों को बहुत दर्द होगा और पहली बार के बाद उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा? जो मानरू ठीक कैसे लग रही है? जो मानरू ने शर्माते हुए कहा, यह बस थोड़ा सा कमजोर है, बाकी में कोई खराबी नहीं है। लिन हुआन बहुत खुश था। दरअसल वह सचमुच इसे फिर से करना चाहता था। अब जब उस खूबसूरत महिला ने युद्ध को आमंत्रित करने की पहल की थी तो उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन क्या उसे कुछ और नहीं करना चाहिए था? प्रेरणा की एक झलक के बाद लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप काले मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहन सकते हैं? जो मानरू को नहीं पता था कि लिन हुआन क्या गलत विचार बना रहा था, इसलिए वह हैरान रह गया। अरे, मुझे तो बस तुम्हें काले रेशमी ऊंची एड़ी के जूते पहने देखना अच्छा लगता है,
लिन हुआन एक ऐसा इंसान है जिसे बोडो, कुराई और ओजा जैसे कई शिक्षकों ने प्यार से सिखाया है। इन दोनों की ब्लैक सेल कोयल सीरीज तो उनकी बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक है। प्रिय, ऐसा लगता है कि जो मानरू ऑफिस में एक असली सफेदपोश महिला है, ऐसे में उसे अपने असली रंग में क्यों न दिखाया जाए। ये सोचते हुए लिन हुआन की आंखें हरी हो गईं और जो मानरू ये देखकर घबरा गया। ठीक है, तो मैं घर जाकर इसे ले आऊंगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिन हुआन ने ऐसा अनुरोध क्यों किया, लेकिन जो मानरू, जो हमेशा से ही सौम्य रही है, मान गई। वह खुद को बिस्तर से उठाकर चप्पल पहनकर अपने अपार्टमेंट में लौट आई। फिर उसने सफेद शर्ट और काली स्कर्ट पहन ली। मैंने एक जोड़ी काले मोजे चुने, जो मैंने अभी अभी कुछ ही बार पहने थे, और एक जोड़ी काली ऊंची एड़ी के जूते पहने, जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचे थे, और फिर शर्माते हुए लिन हुआन के बेडरूम में लौट आई। जब लिन हुआन ने जो मानरू को इस तरह से कपड़े पहने बिस्तर पर आते देखा, तो उसके शरीर में खून फिर से फट गया। मैंने देखा कि वह तेजी से जो मानरू की ओर दौड़ा, उसे गले लगाया और बिस्तर पर फेंक दिया, और फिर ऊपर की ओर दौड़ा। ये लड़ाई 1 घंटे से ज्यादा चली। जब हवा और बारिश थम गई, तो जो मानरू पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। जैसे ही लिन हुआन को ताजा स्वाद आया, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। डिंग, फर्स्ट ब्लड उपलब्धि हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई, 300 अनुभव अंक, 2000 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक पुरस्कृत। यह अनुस्मारक सुनने के बाद लिन हुआन थोड़ा उलझन में था। वह उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकता था? माओ के खून की पहली बूंद। सिस्टम, क्या आप इतने सहज रहना चाहते हैं? लेकिन उपलब्धि हासिल करना अच्छी बात है। जितने अधिक अनुभव अंक और सिस्टम अंक होंगे उतना ही बेहतर होगा। लिन हुआन ने सिस्टम पर क्लिक किया और फर्स्ट ब्लड की उपलब्धि के बारे में परिचय पढ़ा। प्रथम रक्त की उपलब्धि। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ईश्वर स्तरीय एजेंट बनने के लिए दृढ़ है, उसे निश्चित रूप से साथी चुनने में सामान्य लोगों की तुलना में उच्च मानक रखना चाहिए। रूप, निर्माण, ज्ञान, स्वाद, और क्या वह एक कुंवारी शरीर है? इसे ध्यान में रखना, कुंवारी शरीर सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है, इसलिए अपना पहला रक्त प्राप्त करने का प्रयास करें। नोट, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद मेजबान को 300 अनुभव अंक, 2000 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक का पुरस्कार मिल सकता है। फर्स्ट ब्लड की उपलब्धि के बारे में परिचय पढ़कर लिन हुआन के मुंह का कोना फड़क उठा। वह पहले ही पुष्टि कर चुका था कि सिस्टम डेवलपर जरूर एक गंभीर रूप से सीधा पुरुष कैंसर रोगी होगा। मन ही मन कुछ शब्द कहने के बाद लिन हुआन ने चीर-फाड़ उपलब्धि पर क्लिक किया और एक नजर डाली। उपलब्धि की लूट पैसा कमाने के कई तरीके हैं। आप कड़ी मेहनत करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों को छूकर पैसे का भ्रष्टाचार करके और रोक कर रख सकते हैं, बशर्ते आपको पिटने का डर न हो। पैसा क्यों नहीं? नोट, इस उपलब्धि तक पहुंचने के बाद मेजबान 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया। सिस्टम डेवलपर न सिर्फ एक सीधा साधा पुरुष कैंसर रोगी है, बल्कि बेहद बेशर्म भी है। लिन हुआन ने पहली बार उसे चीनी मिट्टी के बर्तन छूने, पैसे बर्बाद करने और अपनी शान दिखाने में इतना घमंड करते देखा है। इन 2 उपलब्धियों का परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन ने व्यक्तिगत जानकारी इंटरफेस पर क्लिक किया और एक नजर डाली। मेजबान लिन हुआन। स्तर 2 मध्यवर्ती एजेंट। अनुभव मूल्य 2559/5000। शक्तिमान 31। सहनशक्ति 30। चपलता मान 32। सिस्टम अंक 12010 अंक। उपलब्धि अंक 11 अंक। कौशल मध्यवर्ती चुपके कौशल, भगवान स्तर की लड़ाई कौशल, पूर्ण संस्करण, भगवान स्तर की कार ड्राइविंग कौशल, भगवान स्तर का भाला। वर्तमान में पूरा किया जाने वाला कार्य, ड्रैगन की छाया और ड्रैगन के सिर को सौंपना। ऐसा करने के बाद लिन हुआन ने अपनी चेतना को सिस्टम से वापस ले लिया, फिर अपने बगल में जो मानरू को देखने के लिए मुड़ी और पाया कि वह पहले से ही सो रही थी। बात बस इतनी है कि उसके चेहरे पर अभी भी उत्साह के बाद लालिमा है और उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए हैं, फिर भी वह थोड़ी खुश दिख रही है। उसने पुनः बीच वाली शीट की ओर देखा, जहां चमकदार लाल रंग था। आवेग शैतान है। लिन हुआन थोड़ा उलझन महसूस करते हुए फूट-फूट कर हंसा। वह और जो मानरू डेटिंग की प्रक्रिया से गुजरकर सीधे बिस्तर पर जाने के चरण तक पहुंच गए। अब भी इसके बारे में सोचना अविश्वसनीय है। हो सकता है कि हुआ काम के दिग्गजों की नजर में इस तरह की बात सामान्य हो, लेकिन आखिरकार लिन हुआन 20 से अधिक वर्षों से रेशम लटका रहे हैं, इसलिए इस समय जटिल महसूस करना सामान्य ज्ञान के भीतर है। बात बस इतनी है कि चाहे वह और जो मानरू कहीं भी जाएं, उन्हें इस महिला को थोड़ी सी भी हानि से बचाना होगा। इस मनोदशा के साथ लिन हुआन जल्दी से सो गया। शांग्री-ला होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में, जहां तारो आसो रहते हैं। किन चोंग सोफे पर गंभीर भाव से बैठे, सिगार पीते हुए और आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते रहे। उसके बगल में फैंग हानशेंग लाल शराब का गिलास पकड़े हुए था और भुहें चढ़ाकर ध्यान से सुन रहा था। किन चोंग का परिचय सुनने के बाद तारो आसो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर पूछा, किन जून, क्या आप निश्चित हैं कि लिन हुआन ही वह व्यक्ति था जिसने आपको उस दिन आत्मसमर्पण करने की धमकी दी थी? किन चोंग ने भुहें चढ़ाई और कहा, भतीजे फॉर्म जियान ने मुझे इसके बारे में बताया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फैंग हानशेंग ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और गहरी आवाज में कहा, जुन दाओ कभी भी कोई अनिश्चित काम नहीं करता। चूंकि उसने कहा है कि लिन हुआन है, तो यह जरूर होगा। किनारे पर खड़े किन चोंग ने सहमति में सिर हिलाया। डिस्का को खोजो, तारो आसो ने पूर्वी भाषा में आह भरी और फिर कहा, वर्तमान में ऐसा लगता है कि हमारी योजना में बाधा डालने वाला सबसे बड़ा दुश्मन ये लिन हुआन है। दरअसल उसने लिन हुआन का नाम बहुत पहले सुना था। मिंगकॉन्ग जियांसी ड्रैग रेसिंग में लिन हुआन से हार गया था, इसलिए उसका बेटा जियाओ से 6 मिलियन चीनी सिक्के हार गया था। बात बस इतनी है कि शुरुआत में लिन हुआन ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया था। अब ऐसा लगता है कि पिछली शेयरधारकों की बैठक और उसके बाद की प्री सेल सर्टिफिकेट घटना, दोनों को लिन हुआन ने ही तोड़ा था। तारो आसो को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसने लिन हुआन पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद अब हालात काफी बेहतर होते। वह अभी भी नहीं जानता था कि भूमिगत प्रयोगशाला भी लिन हुआन द्वारा नष्ट कर दी गई थी, अन्यथा वह थोड़ा पछतावा करने जितना सरल नहीं हो सकता था। ये सोचकर तारो आसो ने कहा, किन जून, फॉर्म जून, हम दोस्त हैं। आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है। मैं जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने का रास्ता खोजूंगा। ये सुनकर किन चोंग बहुत खुश हुआ। तो कृपया श्रीमान आसो से पूछ लीजिए। अब लिन हुआन को दिल की बीमारी हो गई है। लिन हुआन इससे छुटकारा नहीं पा सकता। उसे सोने और खाने में परेशानी होती है। फैंग हानशिंग ने भी बार-बार सिर हिलाया और कहा, इस मामले को अब और नहीं खींचा जा सकता। ये जितना लंबा चलेगा, हमारे लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। अगर लोशन समूह पूरी तरह से लो विज्ञान के नियंत्रण में आ गया, तो हमारे लिए फिर से वापसी करना मुश्किल होगा। आपको फैंग जून के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सांचुवान कंसोर्टियम के साथ आपको जल्द ही लोशन समूह का 50% से अधिक हिस्सा मिल जाएगा। उस समय क्या होगा अगर लो विज्ञान लोशन समूह को पूरी तरह से नियंत्रित करता है? तारो आसो की टिप्पणियां आत्मविश्वास से भरी है। शब्दों को सुनने के बाद जुनदाओ की आंखें चमक उठी और फिर थोड़ा भुहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने कोंग जियांग और यान वेई से बात की। वे लोशन समूह के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी हैं और वर्तमान में अपने हाथों में शेयरों को बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं। तारो आसो ने गंभीरता से कहा, 10% के प्रीमियम पर भी? फैंग जुनदाओ ने उदास भाव से कहा, हाँ, वे 10% प्रीमियम पर भी बेचना नहीं चाहते। वह गुस्से में थे जब उन्होंने कहा कि अगर लिन हुआन ने उनकी योजना को बर्बाद नहीं किया और लो विज्ञान को सफलतापूर्वक अध्यक्ष और राष्ट्रपति के पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी, तो लोशन समूह का जीवन निश्चित रूप से अब आसान नहीं होगा। कोंग जियांग और यान वेई यह लोशन समूह के भविष्य के बारे में आशावादी होने के कारण शेयर बेचने से इनकार नहीं करेगा। आसो ने चुपके से चिल्लाकर कहा, कचरा, और फिर कहा, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा।
चूंकि सामान्य तरीकों से लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता, तो कोई असामान्य तरीका अपनाओ। खैर, ये लोग चीनी है, ये मरे हैं या जिंदा, पागल है या बेवकूफ, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपने मन में कार्य योजना के बारे में संक्षेप में सोचने के बाद तारो आसो ने आगे कहा, हालांकि मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्द लोशन फार्मास्यूटिकल को मुझे सौंप देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। फैंग हानशेंग मुस्कुराया, जब तक मिस्टर असो मुझे लोशन ग्रुप पाने में मदद करते हैं, आप लोशन फार्मास्यूटिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शर्त तब बनी जब दोनों ने पहली बार हाथ मिलाया था। हालांकि तारो आसो को समझ नहीं आया कि वह लोशन फार्मास्यूटिकल का उपयोग करने का अधिकार क्यों हासिल करना चाहता था। फिर भी फैंग हानशेंग लोशन समूह को हासिल करने के लिए तैयार हो गया। ये तो बस एक दवा फैक्ट्री है, तारो आसो क्या क्या कर सकता है। चीन में किसी भी दवा को शेल्फ पर रखने के लिए बहुत सख्त निरीक्षण की जरूरत होती है। फैंग हानशेंग को विश्वास नहीं था कि तारो आसो ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए लोशन फार्मास्यूटिकल का उपयोग करने की हिम्मत की है, इसलिए वह आसानी से सहमत हो गया। बातचीत के बाद फैंग हानशेंग ने किन चोंग को विदाई दी और चले गए। उन दोनों के जाने के तुरंत बाद तारो आसो ने अपना सेल फोन उठाया और कॉल मिलाया। मोमोतानी काओरू, मेरे पास आपके लिए एक कार्य है जिसे आपको पूरा करना है। अगली सुबह लिन हुआन को उठने से पहले ही रसोई से नाश्ते की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर जागने के बाद उसने अपना पजामा पहना और उठकर रसोई में गया। तभी उसकी नजर झो मानरू पर पड़ी जो ऑमलेट बना रही थी। एकमात्र चीज जिसने उसे खून थूकने के लिए प्रेरित किया वह ये थी कि झो मानरू, जो एक एप्रन पहने हुए था, ने केवल काले फीता अंडरवियर की एक जोड़ी पहनी थी और बाकी पूरी तरह से वैक्यूम था। पीछे से देखने पर उसका सुंदर फिगर पूरी तरह से सामने आ जाता है। भले ही कल रात 2 लड़ाइयां हुई हों, लेकिन अब लिन हुआन ने एक बार फिर अपनी युद्ध भावना को बढ़ा दिया है। क्या आप ऊपर हैं? पीछे से आते कदमों की आवाज सुनकर झो मानरू ने अपना सिर घुमाया और लिन हुआन की हरी आंखें देखी, इसलिए वह शर्मा गई और जल्दी से अपना सिर पीछे कर लिया। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराई, हाँ तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोती? झो मानरू ने बिना पीछे देखे कहा, जब मैं जागता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। बस लिन हुआन उसके पास गया, उसे पीछे से गले लगाया, उसके कान पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हारा शरीर ठीक है? अपने पीछे मजबूत आलिंगन महसूस करते हुए झो मानरू का शरीर नरम हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, यह ठीक है। ओह, झो मानरू के शरीर से आती खुशबू को सूंघते हुए लिन हुआन ने कहीं से प्रतिक्रिया दी, अभी काम पर जाने में कुछ समय है, क्यों न हम कुछ सार्थक काम करें? झो मानरू ने अपने होंठ काटे और धीरे से पूछा, क्या सार्थक बात? हे लिन हुआन ने एक मुस्कुराहट निकाली और फिर कहा, बेशक यह वही चीज थी जो हमने कल रात की थी। झो मानरू को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर लिन हुआन पर गिरने वाला था, लेकिन उसने फिर भी कहने पर जोर दिया, मत करो, अंडे अभी तक तले नहीं गए हैं। सुंदरता के क्षण में लिन हुआन को तले हुए अंडों की परवाह कहां थी या नहीं, उसने हौंकते हुए कहा, इस समय अंडों की परवाह मत करो। बोलने के बाद उसने झो मानरू के शरीर को हल्के से हिलाया, फिर अपना सिर नीचे किया और उसके लाल होठों को जोर से चूमा। थोड़ी देर बाद रसोई में बाहर छा गई। आधे घंटे बाद कूड़ेदान में 2 तले हुए अंडे और कुछ टॉयलेट पेपर थे। झो मानरू ने लिन हुआन को घूरा, फिर फ्रिज से 2 अंडे निकाले और फिर से तलने लगी। साथ ही उसने कहा, इस बार तुम कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। लिन हुआन मुस्कुराया और कहा, अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही झो मानरू ने नाश्ते की तैयारी कर ली और मेज पर रख दिया। दोनों के खाना खत्म करने के बाद लिन हुआन को अचानक लो बिंगान का फोन आया। बस लो बिंगान को फोन पर कहते हुए, सुनो लिन हुआन, तुम थोड़ी देर में मनरू के साथ लोशेन मनो आओगे, मैं चाहता हूं कि वह जन्मदिन के खाने की तैयारी में मदद करे। लिन हुआन ने झो मानरू को अजीब तरह से देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उसे थोड़ी देर में ले जाऊंगा। फोन रखने के बाद लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूल रूप से चाहता था कि आप एक दिन के लिए घर पर आराम करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति लो आपको लोशेन मनो जाने के लिए कहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। झो मानरू भी थोड़ी अजीब है। जाहिर है कि उसे अब थक जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह ऊर्जावान है और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। लिन हुआन को भी ऐसे मामलों में कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। थोड़ी सफाई के बाद दोनों भूमिगत पार्किंग में गए। कार में बैठते ही लिन हुआन ने पूछा, मनरू, क्या मिस्टर लो हर साल जन्मदिन का भोज आयोजित करते हैं? झो मानरू ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अपने पूर्व सहयोगी से सुना है कि जब श्री लो जीवित थे तो वे हर साल उनके जन्मदिन पर रात्रि भोज का आयोजन करते थे। यह लो परिवार में एक परंपरा बन गई है। लिन हुआन ने ओह कहा और फिर पूछा, आप हर साल जन्मदिन के खाने पर किसे आमंत्रित करेंगे? चेहरे पर थोड़ी ईर्ष्या के भाव के साथ झो मानरू ने कहा, जियांगन शहर में कई बड़ी हस्तियां आएंगी। पिछले साल अकेले सरकारी विभाग में 11 हस्तियां आई थी, जिनमें एक कार्यकारी उपमेयर भी शामिल था। शहर के जेडएफ में कार्यकारी उपमहापौर महापौर के बाद दूसरे स्थान पर होता है और उसकी शक्ति का स्तर अन्य उपमहापौरों से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। किसी व्यवसायी के जन्मदिन के भोज में कार्यकारी उपमहापौर को भी आमंत्रित किया जा सकता है, जो जियांगन शहर में लो परिवार के विशाल प्रभाव को दर्शाता है। सुनने के बाद लिन हुआन ने अपना मुंह चौड़ा किया और लंबे समय तक कहा, ठीक है, यह वास्तव में मृतकों की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। अगर यह मेरा जन्मदिन है तो अधिक से अधिक मैं कुछ सहपाठियों और दोस्तों को बाहर खाने और पीने के लिए आमंत्रित करूंगा। उसकी बात सुनकर झो मानरू ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन होने पर खाना दूंगी। क्या आप नीचे खाना चाहते हैं या आप नीचे खाना चाहते हैं? पहले तो झो मानरू को इस वाक्य का मतलब समझ नहीं आया। प्रतिक्रिया देने के बाद उसने तुरंत लिन हुआन के कंधे पर थप्पड़ मारा और गाल लाल कर दिए, तुम्हें नफरत है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दीर्घायु नूडल्स दूंगी। अरे, लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे वह आप हो या मैं, मुझे ये पसंद है। हंसी मजाक करते हुए दोनों लोशेन मनो पहुंचे। जैसे ही लिन हुआन ने गाड़ी पार्क की, काले सूट में एक पुरुष सुरक्षा गार्ड ड्राइवर की सीट के पास आया। मिस्टर लिन, मिस झो, हमारी लेडी आपको आने के लिए आमंत्रित करती है। लिन हुआन अचंभित रह गया, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है। गार्ड का पीछा करते हुए लिन हुआन और झो मानरू जागीर के अंदरूनी हिस्से में चले गए। लोशेन मनो 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 50 एकड़ में फूल और घास उगाए गए हैं तथा शेष 50 एकड़ में गराज, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, लघु गोल्फ कोर्स और आवासीय विला बनाए गए हैं। हालांकि उसने पहले भी कई बार लो बिंगान को उठाया था, वह बस जागीर के गराज के सामने रुका और विला में कभी नहीं गया। पहरेदारों के नेतृत्व में वह आखिरकार उस जगह पर पहुंच सकता है जहां खूबसूरत राष्ट्रपति रहते हैं और रहते हैं। जैसे ही वह विला के दरवाजे में दाखिल हुआ, लिन हुआन पहली मंजिल पर लॉबी में शानदार यूरोपीय शैली की सजावट देखकर चकित रह गया। कीमती बड़े लाल चंदन के फर्श, छत से नीचे लटकते अद्वितीय क्रिस्टल झूमर, यूरोपीय शैली के चमड़े के सोफे, दीवारों पर लटके कीमती तेल चित्र आदि सभी शानदार और सुंदर हैं। कैसे है? मेरा घर तो बहुत अच्छा है ना? इस समय लो बिंगान दूसरी मंजिल से नीचे आई। उसने मुस्कुराते हुए लिन हुआन और झो मानरू को देखा और पूछा, यह न केवल अच्छा है बल्कि बहुत अच्छा है। लिन हुआन की भाषा दक्षता सीमित है और बकवास या वास्तव में फांसी कहे बिना इसे बहुत अच्छा माना जाता है। लो बिंगान हल्के से हंसा और फिर बोला, मल्लू को देखो, तुम अपने से कहीं अधिक शांत हो। झो मान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, श्री लो, मैं पहली बार यहाँ नहीं हूँ। बेशक मैं लिन हुआन की तरह आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। देखो, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते। शायद इसलिए कि वह कंपनी में नहीं थी। उस समय लो बिंगान के पास अध्यक्ष जैसी प्रतिष्ठा नहीं थी और वह बहुत मिलनसार थी।
जैसे ही वे बात कर रहे थे, काले रंग का टक्सीडो और बोटाई पहने एक बूढ़ा आदमी आया और लुओ बिंगियान के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। क्या? मुझे नहीं पता कि बूढ़े आदमी ने लुओ बिंगियान से क्या कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई, केवल एक गहरी चिंता रह गई। लिन हुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या हुआ? लुओ बिंगियान ने गंभीरता से कहा, मैंने जो निमंत्रण भेजे थे उनमें से अधिकांश वापस आ गए हैं। प्रणाली फैनम डीएल द्वारा प्रकाशित। वापस। लिन हुआन ने हल्के से भौहें चढ़ाई, उसे समझ नहीं आया कि इस वाक्य का क्या मतलब है। लुओ बिंगियान ने गंभीरता से पूछा, अंकल फू, उन लोगों ने क्या कहा? काले टक्सीडो वाले बूढ़े आदमी ने लिन हुआन और झो मानरू को देखा और बात करना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वे सब अपने हैं, आप बस कह सकते हैं। लुओ बिंगियान का उनसे बचने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वेन यान फूबो के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। दोनों लिन हुआन की तरफ देखते हुए उसने कहा, मिस, लगता है कोई नहीं चाहता कि वे आपके जन्मदिन के खाने में शामिल हों। लुओ बिंग का चेहरा उतर गया और उसने पूछा, ये कौन है? फूबो ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक यह नहीं सुना है। ठीक है, मैं समझ गया। लुओ बिंगियान ने हाथ हिलाकर फूबो को पहले पीछे हटने को कहा और फिर लिन हुआन और उन दोनों से कहा, लगता है कि कुछ लोग अभी भी नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं। झो मानरू ने हैरानी से पूछा, श्रीमान लुओ, उन लोगों को आपके जन्मदिन के खाने पर दूसरों को ना आने देने से क्या फायदा? लिन हुआन ने गंभीरता से कहा, वे बाहर एक संकेत भेजना चाहते हैं। राष्ट्रपति लुओ के जन्मदिन के रात्रिभोज में पहले बहुत सारे बड़े लोग आए थे, लेकिन इस साल बहुत कम लोग आए। इसका क्या मतलब है? ये लोशन समूह के प्रभाव को दर्शाता है, पहले जितना अच्छा नहीं है। इस तरह लोग राष्ट्रपति लुओ की क्षमता पर सवाल उठाएंगे और राष्ट्रपति लुओ के नेतृत्व में लोशन समूह में विश्वास खो देंगे। लुओ बिंगियान ने उसकी ओर सहमति भरी नजरों से देखा, सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वास्तव में अपने लिए जन्मदिन का भोज आयोजित नहीं करना चाहता, लेकिन यह मेरे दादाजी द्वारा उनके जीवनकाल में छोड़ी गई एक परंपरा है। यह व्यावसायिक साझेदारों के लिए एक दूसरे से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है, इसलिए मैं अपने 28वें जन्मदिन पर जन्मदिन का भोज आयोजित करना जारी रखना चाहता हूँ। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही दादाजी चले गए, कुछ लोग बाहर कूदने के लिए तैयार हो गए। लिन हुआन ने आह भरते हुए पूछा, श्री लुओ, क्या आपके दिल में कोई अनुमान है? कोई सामान्य अनुमान नहीं है, लेकिन इसका कोई सबूत भी नहीं है। लुओ बिंगियान के अनुसार जो लोग नहीं चाहते थे कि वह ठीक हो जाए, वे संभवतः उसके दो चाचा थे। सिर्फ इतना करने से उन्हें क्या फायदा? अगर लोशन समूह अपना पुराना प्रभाव खो देता है तो उनकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। हालांकि लुओ बिंगियान एक बड़े समूह की प्रमुख है और वह जल्द ही निमंत्रण वापस लेने के कारण पैदा हुई छाया से बाहर निकल आई। इसे भूल जाओ, कल चाहे कितने भी मेहमान आए, जन्मदिन का खाना हमेशा की तरह ही होगा। जिस व्यक्ति ने उत्सव की योजना बनाई है वह यहाँ होगा। मनरू, आप साथ चल सकते हैं और देख सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप फूबो या बूमा से पूछ सकते हैं। झो मानरू ने सख्ती से कहा, ठीक है मिस्टर लुओ। मेरा क्या, मैं क्या कर रहा हूँ? लिन हुआन कोशिश करने के लिए उत्सुक था। तुम जो भी हो। लुओ बिंगियान ने लंबे समय तक सोचा, लेकिन लिन हुआन से कुछ भी करने की उम्मीद नहीं की। लिन हुआन हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे सहज होना चाहता था। बगल में खड़ी झो मानरू उसकी मूर्खतापूर्ण शक्ल देखकर हंसना चाहती थी, लेकिन उसने मिस्टर लुओ के सामने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। वह केवल कड़वाहट सहन कर सकती थी। जल्द ही उत्सव की योजना बनाने वाली कंपनी के लोग आ गए। झो मानरू उनकी मदद करने के लिए उनके पीछे आ गया और लुओ बिंगियान ने डिजाइनर से कल के रात्रिभोज में स्टाइलिंग और कपड़ों के विवरण पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। जहां तक लिन हुआन का सवाल है, वह सोफे पर लापरवाही से बैठा था, बहुत उबो। इस समय फोन की घंटी बजी और लिन हुआन ने फोन उठाया और पाया कि यह जियो था। उसने फोन मिलाया और पूछा, अरे जियो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? लिन हुआन, तुमने मुझे दौड़ना कब सिखाया? जियो का स्वर थोड़ा असंतुष्ट था। उस रात उसकी मां ने सहमति में सिर हिलाया था, तब से लिन हुआन फिर से दिखाई नहीं दिया, जिससे जियो बहुत परेशान हो गया। तुमने मुझसे हर समय संपर्क नहीं किया, मुझे लगा कि तुम अब और सीखना नहीं चाहती। लिन हुआन को लगा कि वह बेकार और निष्क्रिय है, इसलिए चलो मिस जियाओ से झगड़ा करते हैं। तुम अभी भी एक आदमी नहीं हो। जियो चिंतित है, चाहे वह कितनी भी मान्यता प्राप्त सुंदरता क्यों न हो। लिन हुआन को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं है। अगर किसी और मर्द को उसके साथ अकेले रहने का मौका मिलता तो वो कब का अपने चेहरे पर यह बात लिख चुका होता। क्या वो अब भी उसके फोन का इंतजार करता? लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मजाक किया, ये सवाल आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। तुम जियो ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि वह लिन हुआन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, और अपना स्वर बदलकर कहा, क्या आज रात कोई समय है? मैं रेसिंग सीखना चाहता हूँ। आज रात? लिन हुआन ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वास्तव में उसकी शाम के लिए कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसने कहा, हाँ, समय और स्थान शाम के 8 बजे, वेमिंग पर्वत की चोटी। ठीक है। समय और स्थान तय करने के बाद लिन हुआन ने फोन रख दिया और फिर वह एक बात के बारे में सोचने लगा, क्या होगा अगर लुओ बिंगियान के जन्मदिन के खाने में वास्तव में केवल कुछ ही लोग शामिल हुए। वह लुओ बिंगियान की मदद करने के लिए यहाँ है, वह उसे यूं ही हारते हुए नहीं देख सकता, है ना? हाँ। लिन हुआन ने अपना सेल फोन निकाला, हान कियानशान का नंबर पता किया और उसे डायल किया। हान लोंगटो, मुझे आपसे मदद मांगनी है। हान कियानशान ने गुस्से से कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन बदसूरत शब्द सबसे आगे है। अगर तुम इस बार उल्लंघन को खत्म करने में मदद करना चाहते हो तो इसका जिक्र भी मत करो। इस बार नहीं। लिन हुआन अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर कहा कि लुओ बिंगियान के जन्मदिन के खाने का निमंत्रण वापस कर दिया गया है। उसकी बात सुनने के बाद हान कियानशान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और काफी देर बाद ठंडी सांस लेते हुए बोला, लोग चाय को ठंडा करने के लिए लेते हैं, ये घमंडी लोग। लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बूढ़े आदमी कल के जन्मदिन के खाने में शामिल होने के लिए कुछ दिग्गजों को आमंत्रित करने में लुओ बिंगियान की मदद कर सकते हैं? हैवीवेट। हान कियानशान ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मुझे इसे आजमाने दो। फोन रखने के बाद लिन हुआन को एक और व्यक्ति की याद आई, सिर्फ उनके विशेष रिश्ते के कारण। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सहमत होगी। काफी देर सोचने के बाद लिन हुआन ने फोन करके पूछने का फैसला किया, इसलिए उसने हान यूं का फोन ढूंढा और उसे डायल किया। रंगीन रिंग काफी देर तक बजती रही। जब लिन हुआन का आत्मविश्वास डगमगाने ही वाला था, तब आखिरकार फोन कनेक्ट हो गया। नमस्ते, मैं हान यून हूं। हान यून का स्वर गंभीर था। उस समय दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल फोन नंबर छोड़ दिए थे, इसलिए हान यून का जवाब सुनकर लिन हुआन का दिमाग डूब गया। क्या उसने अपना मोबाइल फोन नंबर सेव नहीं किया था? ये सोचते हुए लिन हुआन का स्वर भी थोड़ा कठोर हो गया। नमस्ते, मैं लिन हुआन हूं। फोन पर सन्नाटा छा गया और लगभग 10 सेकंड के बाद मैंने अंततः हान यून को यह कहते सुना, क्या बात है भाई बहन? ओह। हान यून के स्वर में भारी बदलाव से लिन हुआन थोड़ा उलझन में पड़ गया। हे, मेरी बहन अभी मीटिंग में थी और अब वह बाहर है। हान यून द्वारा संक्षेप में समझाने के बाद लिन हुआन समझ गया कि यह संदेह से बचने के लिए था। मुझे डर लग रहा है, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। लिन हुआन ने राहत की सांस ली। हान यून ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चलो, मैं अपनी बहन के साथ क्या कर सकता हूँ? लेकिन प्यारा। लिन हुआन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। इस मूल्यांकन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इस मुद्दे की परवाह भी नहीं की। उसने सीधे विषय पर आते हुए लुओ बिंगियान के जन्मदिन के खाने की बात की। सुनने के बाद हान यून कुछ देर के लिए चुप रही और काफी देर बाद उसने कहा, मेरी हैसियत से एक जूनियर के जन्मदिन के रात्रिभोज में जाना उचित नहीं लगता। लिन हुआन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया,
उसे भी पता था कि उसकी मांग थोड़ी ज्यादा थी। हान यूं रुतबे और हैसियत के मामले में लुओ बिंगयान से थोड़ी ऊंची थी। लुओ बिंगयान के जन्मदिन के खाने में उसका शामिल होना वाकई अनुचित था। जब लिन हुआन हार मानने ही वाला था तो हान यून ने कहा, लेकिन अपने छोटे भाई को नाराज न करने के लिए मैं चलो चलते हैं। शाम के 8 बजे लिन हुआन समय पर वेमिंग पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। बेशक वह सफेद BMW 3 सीरीज सेडान चला रहा था। चूंकि लुओ बिंगयान कल अपने जन्मदिन के खाने की तैयारी के लिए पूरा दिन लुओशेन मनों में ही रुकेगा, इसलिए जो मानरू भी मदद के लिए वहीं रुक गया। और कुछ न होने पर उसने टैक्सी लेकर लुओशेन ग्रुप वापस अपनी 3 सीरीज कार निकाली। देखो यहाँ कौन है। उस रात डोंगेन के मूल निवासी मिंग कांग जियांसी के साथ लड़ाई के बाद लिन हुआन वेमिंग पर्वत की एक किंवदंती बन गए। इसलिए जब लिन हुआन ने कार पार्क की और नीचे चले गए तो उन्हें तुरंत एक तेज तर्रार आदमी ने देख लिया। मैं बकवास, यह एक वनकार भगवान है। यह वास्तव में वह है, कमबख्त, मेरा आदर्श यहाँ है। बेशक पीक प्लाजा पर हर कोई लिन हुआन को नहीं जानता था। क्या वनकार भगवान, मैं क्यों नहीं समझ सकता। कार भगवान, क्या आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हुआ यूं कि जेडयू भी इन लोगों में शामिल था। अपनी मूर्ति को सुधारने के लिए उसने उस रात लिन हुआन और मिंग कांग जियांसी की रेसिंग की विस्तृत प्रक्रिया बतानी शुरू कर दी। बेशक क्योंकि वह लिन हुआन का प्रशंसक है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में फंस गया। उसने थोड़ी अतिशयोक्ति के साथ ईर्ष्या और भी भड़का दी। लेकिन जो लोग वेमिंग पर्वत की चोटी पर दौड़ में भाग लेने आ सकते हैं वे अमीर और महंगे दोनों हैं, और वे सभी युवा हैं। यह वह उम्र है जिस पर कोई भी आश्वस्त नहीं होता। उनके लिए किसी को आसानी से मनाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने लिन हुआन और मिंग कांग जियांसी को अपनी आंखों से दौड़ते नहीं देखा है वे जेडयू की बात पर विश्वास नहीं करते। अरे क्या यह कोई अतिशयोक्ति है। आप कैसे कह सकते हैं कि लिन हुआन नाम का यह आदमी कार किंग शूमाकर से भी बेहतर है। यह सही है। यह सिर्फ इतना है कि मैंने एक डोंगेंग व्यक्ति जीता है। इसे इस तरह उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे लगभग आसमान में उड़ा रहे हैं। यह सुनकर कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ, जेडयू थोड़ा चिंतित हुआ। उस डोंगेंग आदमी ने कार राजा लियू योंग को हरा दिया है। इस समय भीड़ में एक युवक जिसने कभी अपनी राय व्यक्त नहीं की थी मुस्कुराया। कार किंग लियू योंग, यह सिर्फ एक गैर पेशेवर ड्राइवर है। उसे जीतने से कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे ही उस आदमी ने बात की बाकी लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया, और यहां तक कि जेडयू जो लिन हुआन से सबसे अधिक आश्वस्त था ने भी बात करना बंद कर दिया। यह कहना नहीं है कि जेडयू इस व्यक्ति के बयान से सहमत है, लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत महान है, भले ही वह दुखी हो, वह कोई खंडन करने की हिम्मत नहीं करता। इस व्यक्ति का नाम झांग यीज है, जो हुआचेंग से है। उसके दादा लियांग जियांग प्रांत की प्रांतीय पार्टी समिति के उपसचिव हैं, और उसके पिता एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले गुआंगले प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर यह सिर्फ एक विशिष्ट जीवन का अनुभव है तो भी वह बहुत सुंदर है। उसकी लंबाई 1.83 मीटर है, उसका शरीर पतला है, चेहरा सुंदर है और स्वभाव ठंडा है। सफेद अरमानी स्लिम सूट के साथ उसकी तुलना उल्का उद्यान के फूलों से की जा सकती है। और तो और सुंदर लड़के लड़कियों का तो बिल्कुल हत्यारा। इस बार वह अपने दादा से मिलने जियांगनान आए थे। लियांगजियांग प्रांत की राजधानी होने के नाते जियांगनान शहर उनका दूसरा गृहनगर भी है। ऐसे आदमी की बात का खंडन करने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि वह आज रात वेमिंग पर्वत की चोटी पर रेसिंग के लिए नहीं बल्कि जियो जियो से मिलने आया था। लिन हुआन के पहाड़ पर जाने से पहले उसे जियो जियो का फोन आया, ये जानते हुए कि वह थोड़ी देर में वहां नहीं आएगी। इसलिए जब वो हो गया तो उसने कार के दरवाजे पर झुककर खुद को धूम्रपान किया। उन्हें सिगरेट की बहुत ज्यादा लत नहीं है और वह केवल तभी सिगरेट पीते हैं जब वह उब जाते हैं या उनका मूड खराब होता है। जब वह सिगरेट पी रहा था तो लोग उसका अभिवादन करने आते रहे। हालांकि लिन हुआन इन लोगों को नहीं जानता था, फिर भी उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। इस समय जेडयू, जिसने कहानी सुनाना समाप्त कर दिया था, पास आया। हेलो लिन शाओ, मैं जेडयू हूं, क्या आपको मैं याद हूं। ये शाओ शी है, मुझे याद है। लिन हुआन को शी यू का अच्छा अंदाजा था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे थमाते हुए कहा, बोनस ग्रुप, अगर तुम्हें नापसंद नहीं है तो एक बार आ जाओ। जेडयू ने खुश होकर सिगरेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, शाओ लिन कहां है। मैं आमतौर पर सिगरेट का एक डिब्बा 10 युआन में पीता हूं। सिगरेट कितनी अच्छी है। अगर सिगरेट पास करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप नफरत करते हैं, भले ही वह 95 सुप्रीम पास कर रहा हो, तो इसका स्वाद नहीं आएगा। यदि सिगरेट देने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं तो दकियानमैन भी उसे स्वादपूर्वक पी सकता है। अभी अभी लिन हुआन का स्वागत करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन वही एक था जो उसे सिगरेट देने की पहल करने दे सकता था। क्या यह इज्जत बचाने के लिए काफी नहीं है। बेशक लिन हुआन को विश्वास नहीं है कि जेडयू आमतौर पर सिगरेट के एक डिब्बे के लिए केवल 10 युआन ही पीता है, लेकिन उसने इसे तोड़ा भी नहीं। जी शाओ किसी के साथ दौड़ लगाने के लिए यहाँ आया था। जेडयू ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, अरे मेरे स्तर पर मैं यहाँ दूसरों के साथ दौड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मैं बस दूसरों को देखने और उनके साथ शर्त लगाने आया था। आपके बारे में क्या ख्याल है लिन शाओ, आज आप किससे तुलना कर रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आज यहाँ जियो जियो को कार कौशल सिखाने के लिए हूँ। ये सुनकर जेडयू का चेहरा बदल गया। उसने झांग यीजे की ओर देखा जो भीड़ के बीच में उसके पीछे खड़ा था, और फिर लिन हुआन से कहा, लिन शाओ, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है। आज पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा आदमी है। हाँ, वह मिस जियाओ का पीछा कर रहा है, इसलिए। उसे बोलने में हिचकिचाते देख लिन हुआन ने पूछा, तो क्या? तो आपको बाद में मिस जियाओ के बहुत करीब नहीं होना चाहिए, अन्यथा। जेडयू ने यह नहीं बताया कि अन्यथा क्या होगा, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति ने पहले ही समस्या को स्पष्ट कर दिया था। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, वह बड़ा आदमी कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जेडयू ने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए झांग यीज की पहचान विस्तार से बताई। लिन हुआन सुनकर अवाक रह गया। वह एक घातक व्यक्ति निकला। उसने सोचा था कि 100 मिलियन युआन से अधिक की संपत्ति होने के बाद वह पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन झांग यीज की तुलना में वह अभी भी एक शुद्ध रेशम था। तभी पहाड़ की चोटी के नीचे से इंजन की गर्जना सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की फरारी F12 गाड़ी आकर लिन हुआन के पास रुकी। कार का दरवाजा खुलते ही काले चमड़े की पैंट में लिपटा एक दुबला पतला आदमी कार से बाहर निकला, और फिर रेबैन का धूप का चश्मा पहने एक शांत जियाओ जियाओ कार से बाहर निकला और लिन हुआन को घूरते हुए बोला, चलो मुझे रेसिंग सिखाओ। लिन हुआन ने अपने पैरों में काले ऊंची एड़ी के जूते की ओर इशारा किया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, आप इन्हें पहनकर कैसे गाड़ी चलाती हैं। जियो जियो ने उदासीनता से कहा, मैं हमेशा ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गाड़ी चलाती हूँ। नहीं, ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गाड़ी चलाना खतरनाक है। लिन हुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने गाड़ी में फ्लैट जूते पहने हैं। मुझे पता है तुम यही कहोगे। जियाओ जियाओ ने मुंह बनाया, मुड़ी और ट्रंक से आदि के सफेद जूते निकाले। उन्हें पहनने के बाद उसने कैंची जैसा हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना। यह देखकर लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही लिन हुआन F12 के सह पायलट पर चढ़ने वाला था, झांग यीज कुछ ही दूरी पर आया और बोला, जियो जियो तुम यहाँ हो। जियो जियो ने उसे खाली नजरों से देखा और कहा, मैं जहां भी जाती हूँ तुम वहां क्यों आ जाते हो। झांग यीज मुस्कुराए और बोले, मैं इसे भाग्य कहता हूँ। जियो जियो किसी भी भाग्य बकवास में विश्वास नहीं करता था। ओह, मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोगों के पास आपका आइलैंड है। झांग यीज का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर वह मुस्कुराया, जियो जियो तुम वास्तव में बहुत ज्यादा सोचते हो। जियो जियो ने ठंडी आवाज में कहा, और कुछ करना है, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं देखना चाहता। अब कृपया रास्ते से हट जाओ और मैं लिन हुआन के साथ ड्राइविंग कौशल का अभ्यास करूंगा।
झांगीज ने भौहें चढ़ाई और लिन हुआन की ओर देखा, फिर कहा, नहीं, आप उससे कार कौशल नहीं सीख सकते। 128 दूसरा शीर्ष पेशेवर ड्राइवर। क्यों? जियो ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से पूछा। यदि आप रेसिंग सीखना चाहते हैं तो मैं किसी पेशेवर ड्राइवर से आपको सिखाने के लिए कह सकता हूं, जिससे सुरक्षा का स्तर काफी बढ़ जाएगा। बोलने के बाद झांगीज ने अपनी आंख के कोने से लिन हुआन की ओर देखा, फिर एक उपहासपूर्ण भाव के साथ कहा, अगर मुझे किसी शौकिया से कार कौशल सीखना पड़े तो मैं बहुत चिंतित हो जाऊंगा। यह सुनकर लिन हुआन की भौहें तन गई और वह झांगीज से और भी ज्यादा सावधान हो गया। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी जाहिर तौर पर खुद को ही निशाना बना रहा था। जियो को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि दूसरे लोग उसे बताते हैं कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसलिए वह झांगीज के शब्दों से बहुत परेशान है। इसलिए उसने तिरस्कार का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि आपने जिस पेशेवर रेसर को आमंत्रित किया है वह लिन हुआन को हरा सकता है। ओह, झांगीजे का चेहरा थोड़ा बदला और फिर वह मुस्कुराया, लगता है तुम्हें उस पर भरोसा है। ऐसे में क्या मैं पिछले मैच में उसकी तुलना करने के लिए किसी को ढूंढूं? जैसे ही खेल शुरू हुआ और उनमें से एक लिन हुआन था जिसे कार भगवान के रूप में जाना जाता था, दर्शकों के चेहरों पर उत्साह दिखाई दिया। तुलना, कौन किससे डरता है? जियो मूल रूप से एक ऐसी महिला थी जो हर चीज से नहीं डरती थी, और चूंकि झांगीज ने युद्ध पुस्तक लिखी थी इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन लिन हुआन की इस पर अलग राय थी। माफ कीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। झांगीज ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या तुम डर गए हो? शुरू से ही उसने लिन हुआन को सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ जोकर समझा और इसे दिल पर नहीं लिया। इसलिए जब उसने सुना कि लिन हुआन ने मना कर दिया है तो उसने अवचेतन रूप से सोचा कि लिन हुआन डर गई है। लिन हुआन ने कंधे उचका दिए और उदासीनता से कहा, आप जो भी सोचें, मैं यहाँ केवल जियो को रेसिंग सिखाने के लिए हूँ। जहां तक अन्य चीजों की बात है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। उसने जो कहा उसे सुनकर जिन लोगों ने लिन हुआन और मिंगकॉन्ग जियांसी को कभी नहीं देखा था, उनके दिलों में दौड़ गई कि वह वास्तव में डर गया था। मुझे लगता है कि यह लिन हुआन एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें कोई वास्तविक योग्यता नहीं है। हाँ, उसे खेल हारने का डर होगा, इसलिए वह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कैसा कार भगवान, जो व्यक्ति चुनौती भी स्वीकार नहीं कर सकता, वह कार भगवान के योग्य है। मैं हूं। लोगों के इस समूह ने बोलते समय जानबूझकर अपनी आवाज कम नहीं की थी, इसलिए लिन हुआन ने एक भी शब्द छोड़े बिना इन शब्दों को सुना, लेकिन उसने बस उदासीनता से कंधे उचका दिए और कोई पलटवार नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि वह जल्दी में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग भी जल्दी में है। जियो ने गुस्से से कहा, लिन हुआन, आप जल्दी से चुनौती के लिए सहमत हो जाओ और उन्हें यह साबित करो। मैं क्यों सहमत हूं? लिन हुआन को लगा कि उसके पास सहमत होने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह ऐसे काम करने की जहमत नहीं उठाता था जिनसे कोई फायदा न हो। जियो का स्वर स्थिर था, यह जानते हुए कि उसे एक लॉटरी ढूंढनी होगी जो लिन हुआन की रुचि जगा सके, इससे पहले कि वह उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए कह सके। लेकिन उसने किस तरह की लॉटरी का इस्तेमाल किया? लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद जियो ने आखिरकार एक उत्कृष्ट रंग के सिर के बारे में सोचा और उसे रहस्यमय तरीके से लिन हुआन के कान से चिपके हुए देखा और कहा, क्या आप लो बिंगयान के जन्मदिन के खाने में किसी के शामिल न होने से चिंतित हैं? लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? जियो विजयी भाव से मुस्कुराया, इस महिला के पास एक शानदार योजना है। अब मेरे पास इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करने का एक तरीका है, लेकिन आपको झांगीज की चुनौती स्वीकार करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। सच में, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। यह शब्द सुनकर लिन हुआन सचमुच भावुक हो गया। हालांकि हान कियानशान और हान यू मदद के लिए तैयार हो गए, फिर भी वह असुरक्षित महसूस कर रहा था। अगर जियाओ के पास वाकई इस समस्या का कोई हल होता तो वह दूसरों से मुकाबला कर पाता। आखिर हुआ क्या? हालांकि वह बहुत उत्सुक था कि जियो को इस बारे में कैसे पता चला। क्या यह हो सकता है कि हान यून ने उसे बताया हो? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? मैं अब भी तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे रेसिंग सिखाओगे। जियो ने लिन हुआन का स्वर ढीला देखा और तुरंत रेलमार्ग पर मारा, जबकि यह गर्म था। लेकिन आपको दौड़ जीतनी होगी। यदि आप हार गए तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आपको विश्वास है? कट, मुझे नीचा देखो। लिन हुआन ने अपनी उंगलियां बहुत ठंडेपन से हिलाईं और कहा, मैं एक कार भगवान स्तर का आदमी हूं, चाहे वह कोई भी हो। भले ही मैं उसे जाने दूं, मैं वादा करता हूं कि वह अपना अंडरवियर भी खो देगा। लिन हुआन की बातें सुनकर दर्शकों की भीड़ तुरंत भड़क उठी। मैं कहूंगा, यह आदमी डींगे हाँक सकता है, वह कार भगवान स्तर का आदमी है। वह कार भगवान जैसा कहां है? लिन चेशन सचमुच बहुत ताकतवर है, उसे कम मत आंको। ठीक है, चलो इसे बंद करते हैं। यह खच्चर है या घोड़ा जो टहलने के लिए निकला है, वह कार भगवान की उपाधि के योग्य है या नहीं, यह तुलना के बाद ही पता चलेगा। लिन हुआन के घमंडी शब्दों को सुनने के बाद झांगीज ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। इशेंग, कुछ लोग कहते हैं कि तुम इतना कुछ खो दोगे कि तुम अपना अंडरवियर भी नहीं रख पाओगे। झांगीज के शब्दों के बाद भीड़ में खड़ा एक युवक जिसने बड़ा धूप का चश्मा पहना हुआ था, बाहर आया। वह साधारण कपड़े पहने हुए है, लगभग 20 वर्ष का दिखता है, लगभग 1.75 मीटर लंबा है और उसका शरीर मजबूत है, विशेषकर उसकी गर्दन जो लगभग उसके सिर जितनी चौड़ी है। जैसे ही यह व्यक्ति भीड़ से बाहर निकला, किसी को आश्चर्य हुआ। मैं इस व्यक्ति से परिचित क्यों लग रहा हूं? मुझे मत बताओ, मुझे वह थोड़ा परिचित लग रहा है, लेकिन वह धूप का चश्मा पहनता है और मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मैंने देखा कि ये शेंग ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और लिन हुआन को ठंडे चेहरे से देखते हुए कहा, कार भगवान, खिलौना कार भगवान, है ना? अरे, क्या ये शेंग नहीं है? ये शेंग ने जब अपना धूप का चश्मा उतारा तो उसकी पैनी नजर से उसे तुरंत पहचान लिया गया। हे शेंग, मैं इतना परिचित क्यों लग रहा हूं? तुम बेवकूफ हो, वह पिछले साल GP2 एशियाई चैंपियनशिप का वार्षिक चैंपियन था। मैंने सुना है कि होंडा टीम उसमें बहुत रुचि रखती है और हो सकता है कि वह उसे अगले साल F1 में देख सके। अरे, क्या ऐसी भी कोई फांसी होती है? GP2 चैंपियनशिप F1 के बाद दूसरे नंबर की रेस है। F1 टीमें ड्राइवरों का चयन करते समय उत्कृष्ट GP2 खिलाड़ियों में से चयन करेगी और जिन ड्राइवरों को F1 टीमें पसंद करेंगी, उनके पास बेहद शक्तिशाली रेसिंग कौशल होना चाहिए। हे शेंग की पहचान जानने के बाद दर्शकों की दिलचस्पी पूरी तरह से जाग उठी। आज वे यहाँ आए हैं, यह वाकई बहुत अच्छा है। वे दूसरे नंबर के रेसर को भी रेस करते हुए देख सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक अन्य खिलाड़ी लिन हुआन को भी इन लोगों ने पूरी तरह भुला दिया है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उन्हें मिंगकॉन्ग जियांसी के खिलाफ खेलते देखा है, उनका भी लिन हुआन पर से भरोसा उठ गया है। रेसर, हे, शायद लिन हुआन को शौकीनों के बीच एक कार कहा जा सकता है, लेकिन अगले शीर्ष पेशेवर ड्राइवर की तुलना में इसे केवल कारमैल ही माना जा सकता है ना? यह पेशेवर और गैर पेशेवर के बीच का अंतर है, लिन हुआन, वरना उससे तुलना मत करो। हे शेंग की पहचान जानने के बाद जियो का दिल भी पीछे हट गया। हालांकि उसने झांगीज के साथ कोई शर्त नहीं लगाई थी। अगर लिन हुआन सचमुच हे शेंग से हार गया तो वह बहुत ही बेपरवाह हो जाएगी। बेहतर होगा कि वह सीधे पीछे हट जाए। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह शानदार तो पहले ही खत्म हो चुका है। अगर आप अभी रिटायर हो गए तो लोग जोर जोर से हंसेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात एक सब टॉप रेसर से होगी, लेकिन हो सकता है कि उसे इससे डर न लगे। गॉड ड्राइविंग स्किल्स सीखने के बाद लिन हुआन शूमाकर से बराबरी कर सकता है। बुल, क्या तुम शूमाकर को पछाड़ सकते हो? गांव के मुखिया को कार्ड मत समझो, खिलौना कार भी कार का देवता है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो कार में बैठो और 2 बार खेलो।
लिन हुआन ने हेशेंग की ओर तिरछी नजर से तुच्छ और अभिमानी लहजे में देखा, मानो वह दूसरे व्यक्ति को अपनी नजरों में रखता ही नहीं। इस समय हेशेंग को अभी भी नहीं पता कि उसका सामना किस तरह के प्रतिद्वंद्वी से होगा, या उसने ये भी नहीं सोचा है कि वह किसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। खैर, अगर वह चीन के रेसिंग क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, तो कोई भी पहले स्थान पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह जितना घमंडी था, वास्तव में एक शौकिया ड्राइवर ने उसे घृणा की और उसका गुस्सा अचानक भड़क उठा। तुम पागल हो। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक के पास पागल पूंजी है और वह लड़ने के लिए स्वीकार करने से इनकार करता है। दोनों सेनाएं लड़ रही हैं और चूंकि उन्होंने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया है, इसलिए पहले उसे गति में एक दूसरे पर भारी पड़ना होगा। जैसा कि कहा जाता है, वह उसे मजबूत बनाता है। मैं निक यांग हूं। लिन हुआन को न केवल जीतना चाहिए, बल्कि अहंकार से भी जीतना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेशेंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था और बाद में इस घमंडी साथी को गाली देनी होगी। मूल रूप से झांग यीज को चिंता थी कि लिन हुआन उसका संभावित प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन लिन हुआन को इतना घमंडी देखकर उसे राहत मिली। ऐसा अहंकारी व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि ऐसा है तो वह अल्पायु व्यक्ति की परवाह क्यों करेगा? इसलिए उन्होंने सीधे लिन हुआन को नजरअंदाज कर दिया और जियो जियो से कहा, जियो जियो, आपने ये भी सुना है कि ये शेंग कौन है? अगर वह आपको दौड़ना सिखाता है, तो न केवल आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी, बल्कि आपके रेसिंग कौशल की भी गारंटी होगी। ये तेजी से सुधरेगा। हे, तब तक रुको जब तक वह लिन हुआन को हरा नहीं देता। हालांकि उसे इस बात पर कोई भरोसा नहीं था कि लिन हुआन खेल जीत पाएगी या नहीं, लेकिन वह गति के मामले में झांग यीज से हारना नहीं चाहती थी। झांग यीज ने अधिक कुछ नहीं कहा। वैसे भी खेल का परिणाम बर्बाद है, इसलिए थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। उसकी अच्छी तरह से स्थापित उपस्थिति को देखकर जियो जियो को गुस्सा आया। मुझे नहीं पता कि दादाजी क्या सोचते हैं, मैं इस डरपोक की ओर क्यों आकर्षित हूं। अगर दादाजी को उसे झांग यीज के साथ नहीं मिलाना पड़ता, तो जियो जियो ने जू विनिक्सवान को इस डरपोक को पीटने के लिए कहा होता। क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी एक शीर्ष पेशेवर ड्राइवर हैं, लिन हुआन ने अपनी कार के रूप में जियो जियो की F12 को चुना। हेशेंग ने एवेंटाडो से सजी लाल लैम्बोर्गिनी चलाई। इस सुपर कार में 750 हॉर्स पावर का 6.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है। इसका पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन जियाओ जियाओ की F12 से भी बेहतर है। हालांकि कार की तुलना न केवल वाहन के प्रदर्शन से होती है, बल्कि चालक के कौशल से भी होती है। प्रदर्शन में थोड़े से अंतर का कोई खास असर नहीं होता। कार में बैठने से पहले लिन हुआन को एक सनक आई और उसने मुड़कर जियो जियो से कहा, जियो जियो, क्या तुम सह पायलट को ले जाने की हिम्मत करोगे? जियो जियो अचंभित रह गया, फिर बोला, हिम्मत करने की क्या बात नहीं है। दृढ़ निश्चयी में जियाओ ने सह पायलट का दरवाजा खोला और उसके जोर लगाते ही उसमें चल गई। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, झांग यीजे उनके पास आए और बोले, नहीं, यह बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि यह खतरनाक है, लेकिन यह बहुत रोमांचक है। जियाओ जियाओ की आंखों में उत्साह झलक रहा था जब वह बोल रहा था, जियो जियो, इस समय मनमानी मत करो, आज्ञाकारी बनो और नीचे आओ। झांग यीज नहीं चाहता कि जिस महिला को वह पसंद करता है, वह सड़े हुए मांस का एक गुच्छा बन जाए जो सुपर रनिंग के साथ चट्टान से नीचे गिर जाए। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जियो जियो ने उस पर मोह बनाया और फिर कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लिन हुआन ने कंधे उचकाए, ड्राइविंग पोजीशन ली और कार को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आया। झांग यीज की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसका चेहरा पूरी तरह उदास हो गया। अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और आकर्षक रूप रंग के कारण वह बाहर से किसी भी स्त्री को अपनी बाहों में भर लेने पर मजबूर कर सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो जियो के घर पर उसे एक के बाद एक दीवारों से टकराना पड़ेगा। इस एहसास ने उसे बहुत दुखी कर दिया। जियो जियो, एक दिन तुम मेरी जांघों के नीचे सवार हो जाओगी, मैं कसम खाता हूं। स्टार्टिंग लाइन पर दो लाल सुपर कारें अगल बगल खड़ी थीं। खूबसूरत बिकिनी गर्ल अपने हाथों में दोनों झंडे लहराते और दबाते हुए फरारी F12 और लैम्बोर्गिनी एवेंटाडो एक साथ तेजी से आगे बढ़ी और डोर से निकले तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। सीधी रेखा में त्वरण के चरण में हेशेंग की एवेंटाडो को थोड़ी बढ़त मिली। पहले हेयरपिन मोड़ से पहले ही वह लिन हुआन से काफी आगे निकल चुका था। हम शौकिया खिलाड़ी तो शौकिया खिलाड़ी ही होते हैं। इस समय हेशेंग की इस खेल में रुचि खत्म हो गई है। उनके विचार में अगर लिन हुआन सीधे त्वरण चरण में उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तो अगले हेयरपिन मोड़, जिनमें अधिक कार कौशल की आवश्यकता होती है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती और वे सीधे लिन हुआन को कुचल सकते हैं। निश्चित रूप से जब वह इस हेयरपिन मोड़ को एक अत्यंत लापरवाही भरे चाल से पार कर गया, तो वह पहले से ही लिन हुआन से लगभग 2 शरीर की दूरी आगे था। तरबूज खा रही भीड़ में से कुछ लोगों ने गहरी सांस ली और कहा, पोंछो, मुझे उसके लिए दर्द हो रहा है। लिन हुआन ने अभी जो बड़े बड़े शब्द कहे थे, वे अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, लेकिन अब वह हेशेंग की ताकत से हार गया है। दौड़ की शुरुआत में उसका नेतृत्व 2 शरीर कर रहे थे, उसकी तुलना कैसे होगी? एक अन्य यिन और यांग ने अजीब तरीके से कहा, शीयू, आपकी मूर्ति मजबूत नहीं है, जल्दी करो और काला हो जाओ। उनके उपहासपूर्ण शब्द सुनकर जेडयू ने बिना कुछ कहे अपना मुंह कसकर दबा लिया, लेकिन उसका दिल कांपने लगा। क्या उसने लिन हुआन को गलत समझा? उसका स्तर तो बस एक शौकिया खिलाड़ी जैसा है। क्या यह सच है कि वह दिमाग से विकलांग है? झांग यीज के मुंह का कोना उल्टा हो गया और वह परिणाम से बहुत संतुष्ट था। जियाओ जियाओ ने लिन हुआन पर इतना भरोसा किया कि झांग यीजे को जलन और गुस्सा दोनों हुआ। लिन हुआन को शालीनता से हारने देना और जियाओ जियाओ को यह एहसास दिलाना कि उसने गलत व्यक्ति को चुना है, कि उसके दिल की बुराई से छुटकारा दिला सकता था। F12 डिब्बे में लिन हुआन ने आराम से भाव के साथ कार चलाई और साथ ही कहा, क्या आपने अभी ऑपरेशन की आवश्यक चीजें देखी? जियाओ जियाओ के चेहरे पर उत्साह के बाद भी लालिमा छाई हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी ड्रिफ्टिंग नहीं खेली, लेकिन अब उसके लिए पहली बार इतनी खड़ी पहाड़ी सड़क पर लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हेयरपिन बेंड से ड्रिफ्टिंग का अनुभव करना है। यह उत्साह कि वाहन किसी भी समय नियंत्रण खो सकता है और चट्टान से गिर सकता है, तथा वाहन के सफलतापूर्वक हेयरपिन मोड़ को पार करने के बाद की उपलब्धि की भावना बिजली के कट की तरह काम रही थी। बात सिर्फ इतनी है कि उसका ध्यान चरम बहाव का अनुभव करने के उत्साह पर केंद्रित था, इसलिए उसने लिन हुआन की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा। यह सोचकर कि उसने बेजोड़ कार कौशल को पार कर लिया होगा, जियो जियो ने तुरंत नाराज होकर कहा, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। लिन हुआन को इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, मैं अपने सामने हेयरपिन की गति धीमी कर दूंगा, कृपया मेरी गतिविधियों पर ध्यान दें। जियो जियो की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जल्द ही हेशेंग ने लैम्बोर्गिनी को दूसरे हेयरपिन मोड़ पर पहुंचा दिया। उसने मोड़ पार करने के लिए बेहद लापरवाही से गाड़ी घुमाई और उसके पीछे चल रहा लिन हुआन इस हेयरपिन मोड़ में घुसने से पहले ही अपनी गति धीमी कर ली। ऊपर, क्या वह पहले से ही आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहा है? मैंने पिछले अध्याय में कथानक को संशोधित किया है। पुस्तक पढ़ने के लिए मोबाइल क्यू का उपयोग करने वाले पुस्तक मित्रों को इसे देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ सकता है। अब इस हेयरपिन मोड़ के माध्यम से आपको ब्रेकिंग पॉइंट और अधिकतम ब्रेकिंग गति को इस तरह नियंत्रित करना होगा। F12 डिब्बे में लिन हुआन ने ब्रेक लगाए, गियर बदले और स्टीयरिंग व्हील घुमाया। एक ही बार में कई क्रियाएं हुई। लाल F12 ने एक खूबसूरत ड्रिफ्टिंग की और हेयरपिन मोड़ को सफलतापूर्वक पार कर लिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? जियो जियो ने सोच विचार कर सिर हिलाया, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, लेकिन ब्रेकिंग बिंदु और अधिकतम ब्रेकिंग गति का आकलन कैसे किया जाए?
लिन हुआन मुस्कुराए और बोले, भावनाओं को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत शक्ति और दीर्घकालिक अभ्यास के संयोजन की आवश्यकता होती है। ओह, जियाओ जियाओ भी जानती है कि इस तरह का काम एक बार में नहीं हो सकता, लेकिन लिन हुआन का असली ऑपरेशन देखने के बाद वह अभी भी इस तकनीक को तुरंत सीखना चाहती है। अब उसका मूड है, ज्यादा कुछ नहीं। बस लिन हुआन ने जानबूझकर कार की गति धीमी कर दी ताकि वह गाड़ी की गति साफ देख सके। नतीजतन उसके और हे शेंग के बीच की दूरी बढ़ गई। 10 मीटर से अधिक आगे लैम्बोर्गिनी को देखते हुए जियो जियो ने चिंतित होकर कहा, लिन हुआन, तुम मुझसे हारोगे नहीं, या तुम खेल को गंभीरता से खेलते हो और बाद में मुझे सिखाने में बहुत देर नहीं होगी। लिन हुआन के मुंह का कोना ऊपर की ओर उठा और बोला, कोई बात नहीं, उसे थोड़ी देर के लिए घमंड करने देना ठीक है। 300 मीटर बाद एक और हेयरपिन मोड़ है जहां मैं फिर से गति कम कर दूंगा, तुम ध्यान से देखना। उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखने के बाद जियो जियो बेवजह कांप उठा और साथ ही चुपके से कहा, बहुत सुंदर। हो सकता है कि लिन हुआन सुंदर न दिखें, लेकिन इस समय उनका गंभीर और आत्मविश्वासी स्वभाव इतना सुंदर है कि जियो जियो के दिल की धड़कन उन शानदार सुंदरियों की तरह है जो कई सुंदर लड़कों के संपर्क में रही है। अरे, उसने फिर से अपनी गति धीमी कर ली है। क्या वह कार दुर्घटनाओं और मौतों से डरता है? ओह, वह निश्चित रूप से रेस छोड़ देगा। मैं बस इतना कहूंगा कि एक शौकिया ड्राइवर पर हे शेंग जैसे एक छोटे पेशेवर खिलाड़ी के सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। हाँ, चूंकि वह जानता है कि उसके पास रेस जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे अपनी गति कम करनी चाहिए। वह आगे बढ़ना और पीछे हटना भी जानता है, बेवकूफ नहीं। दर्शकों की नजर में लिन हुआन की धीमी होती हरकतें समर्पण और हार मानने का संकेत थीं। इसके अलावा उन्हें कोई और संभावना सूझ ही नहीं रही थी। लेकिन इस तरह जिस व्यक्ति ने मूल रूप से लिन हुआन की कार को बुलाया था, उसका चेहरा वापस नहीं रह सका। ग्रास, मैंने तो उसे जंगल की कारों का देवता भी कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साहसी होगा। जब वह एक पेशेवर ड्राइवर से मिला तो उसमें रेस लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं तो अंधा हो गया था। इसका जिक्र मत करो, भविष्य में पंखे काले हो जाएंगे। कार भगवान, खिलौना कार भगवान। जल्द ही भीड़ से लिन हुआन के व्यंग्य एक के बाद एक गूंजने लगे, और ये लोग वे लोग थे जिन्होंने पहली बार लिन हुआन को कार भगवान कहा था, जिससे पता चला कि लिन हुआन की धीमी गति की पहल वास्तव में अलोकप्रिय थी। केवल जेड्यू ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी निराशा दिखाई देने लगी, और यह निराशा और भी मजबूत होती गई। यह वास्तव में एक कूदता हुआ जोकर है। भीड़ के बाहर जहां गीजे ने पहले ही देखने में रुचि खो दी थी, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ बातें ही कर सकता था, उसका ध्यान आकर्षित करने लायक नहीं था। अब वह जो सोच रहा है वह यह है कि कुछ समय के लिए वह जो कर सकता है वह यह है कि वह अपना आचरण न खोए, बल्कि जितना संभव हो सके लिन हुआन का उपहास करे और उस पर हमला करे। ऐसा कोई तरीका नहीं है, महिलाओं का पीछा करते हुए हमेशा एक सज्जन बनना पड़ता है। तीसरे हेयरपिन मोड़ को पार करने के बाद लिन हुआन हे शेंग से लगभग 30 या 40 मीटर पीछे था, लेकिन फिर भी उसने एक शांत नजर से पूछा, इस बार आपको कैसा लग रहा है? जियो जियो ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, लिन हुआन ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, और फिर उसने कहा, बैठ जाओ, मैं गति बढ़ाना शुरू करूंगा। जब आवाज जमीन पर गिरी तो उसका दाहिना पैर एक्सीलेटर पैडल पर पड़ा, जिससे गियर बदल गया और एक ही बार में गति बढ़ गई। जियो जियो को केवल एक मजबूत धक्का महसूस हुआ। उसका शरीर कुर्सी के पीछे कसकर दबा हुआ था, और सीट बेल्ट उसके मोटे चोटियों के बीच कसकर पिन किया गया था, जो बेहद आकर्षक था। देखो, लिन हुआन ने गति बढ़ानी शुरू कर दी है। जो लोग लिन हुआन से बहुत निराश थे, वे तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या उसने हार नहीं मानी? उसने फिर से गति क्यों बढ़ानी शुरू कर दी? फंसा हुआ जानवर लड़ रहा है, हताश होकर लड़ रहा है। छोड़ो, चलो, वह हे शेंग से लगभग 40 मीटर पीछे है। अब वह पीछा करने के लिए गति बढ़ाना चाहता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? लिन हुआन के तेज होने के व्यवहार को लेकर सभी लोग आशावादी नहीं थे। हो सकता है कि अगले मोड़ पर पहुंचकर उसकी गति फिर से धीमी हो गई हो। मैंने पीक प्लाजा के केंद्र में बड़ी स्क्रीन पर देखा कि लाल रंग की F12 कार 180, 200, 220, 240.300 की गति से दौड़ रही है। गति को 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के बाद लिन हुआन ने गति बढ़ाना बंद कर दिया। यह देखकर एक दर्शक ने व्यंग्य किया, उसने सचमुच गति बढ़ानी बंद कर दी। 200 मीटर आगे चौथे हेयरपिन मोड़ का प्रवेश द्वार है। मुझे लगता है कि वह अपनी गति 180 से नीचे जरूर लाएगा। जैसा उसने कहा था, लिन हुआन ने सचमुच अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन उसने गति 180 से कम नहीं, बल्कि 240 से कम कर दी। लिन हुआन चौथे हेयरपिन बेंड को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करना चाहता था। उस रात जब लिन हुआन ने मिंगकोंग जियांसी के साथ प्रतिस्पर्धा की, तो वेमिंगशान सर्किट पर कोई स्पीडोमीटर स्थापित नहीं था, इसलिए जिस गति से वे मोड़ पर थे वह केवल एक अनुमान था। उसके बाद यहां स्पीडोमीटर दबाया गया। बड़ी स्क्रीन पर स्पीडोमीटर द्वारा दिए गए वास्तविक समय के आंकड़े देखकर कई लोगों की सांस रुक गई। सभी ने सोचा कि लिन हुआन पागल हो गया होगा। हे शेंग ने केवल 200 प्रति घंटे की गति से कोने में प्रवेश किया, और लिन हुआन ने अप्रत्याशित रूप से उसे पूरे 40 से पीछे छोड़ दिया। क्या लिन हुआन आत्महत्या नहीं करना चाहता था? यह सोचकर सभी ने अपना चेहरा बदल लिया। विशेष रूप से झांग यीज उत्तेजित होकर उस पर चिल्लाया भी, मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टिल्डमा मरना चाहती हो, उसे मत मारो। टिल्डमा ने जियो जियो घास को चोट पहुंचाई। स्पीडोमीटर पर चमकते लाल नंबरों को देखते ही जियाओ जियाओ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। क्या इतनी तेज रफ्तार से मोड़ पर गाड़ी वाकई नियंत्रण खो देगी? उसका यह विचार बस उभरा, और लाल F12 चौथे हेयरपिन मोड़ में प्रवेश किया। पहाड़ी की चोटी पर स्थित चौक पर पहले से ही कुछ लोग अपनी आंखें ढक रहे हैं, और वे आगे होने वाले दुखद दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत खूब। 1 या 2 सेकंड बाद ही पीक प्लाजा में विस्मयकारी ध्वनि हुई, और उसी समय कोई चिल्लाया, अरे, मैंने क्या देखा? यह परम भाव है, यह नीमा आकाश का भाव है। जिन लोगों ने अभी अभी अपनी आंखें ढकी थीं, उन्होंने अपने हाथों को छोड़ दिया और हैरान चेहरों के साथ बड़ी स्क्रीन को देखा, और फिर उन्होंने देखा कि लाल F12 अभी भी पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था। जल्द ही इन लोगों ने एक दर्दनाक मंत्र बोला, हे भगवान, मैंने अभी क्या खो दिया?